Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon, sir. So, let's start today's session. Uh, my name is Pawan Kumar Srivastava, librarian केंद्रीय विद्यालय धर्मपुरी। और आज का सेशन हमारा जो है उसका टॉपिक सभी को पता ही है, डिसिप्लिनरी केसेस, डिसिप्लिनरी रूल्स एज वेल एज बेसिक्स ऑफ कोर्ट केसेस। और आज का सेशन हमारा कंडक्ट करने के लिए आज के हमारे ऑनरेबल स्पीकर हैं श्री प्रवीण कुमार सर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस दिल्ली में। आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस यू ऑल विद प्रवीण सर। गुड आफ्टरनून प्रवीण सर। Good afternoon, Pawan. Thank you for opportunity. थैंक यू सर। Uh, Happy morning, all of you. Uh, Happy morning, sir. Good afternoon, sir. Good तो afternoon. आज का सेशन Start हमारा करेगा? सर एक मिनट सर। Hmm. सर we have been conducting these session from last 2 months. We have conducted so many topics. We have taken with different speakers, and I have been hosting this session. Today is our last session on the topic disciplinary rules as well as basics of court cases. एंड आज के बाद ये हमारा जो इनिशिएटिव था सशक्त शिक्षक सशक्त संगठन, ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर हम आगे फ्यूचर में कभी इस तरह का दोबारा से प्लान करेंगे अगर सभी लोग चाहेंगे तो इसी के साथ मैं क्विकली सभी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। प्रवीण सर हमारे केवीएस में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग एज एएसओ इन रीजनल ऑफिस पटना। Then he got promoted as section officer in and was posted in केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर। मेरी अपॉइंटमेंट प्रवीण सर के हाथों की ही है। उन्होंने ही ज्वाइनिंग करवाई थी फर्स्ट टाइम केवीएस में एज जेएसए जब मैंने ज्वाइन किया रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर। एंड काफ़ी सपोर्टिव थे सर वहाँ पे मेरे साथ, जब तक मैं साथ में रहा, और अभी भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है सर मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद 2019 में सर एज प्रमोट हुए एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आफ्टर वर्किंग एज सेक्शन ऑफिसर फॉर 4 years, sir got promoted as administrative officer and now he is posted in regional office Delhi. सर आज अपने मार्गदर्शन में हम लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स एंड बेसिक्स ऑफ कोर्ट केसेस, डिपार्टमेंटल कोर्ट केसेस जो होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। और इसी के साथ मैं सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। तो ऑल योर सर, प्रवीण सर। Thank you, Pawan. Uh, Before start, हम ये बताना चाह रहे हैं पवन श्रीवास्तव के रूप में हमको एक ऐसे मतलब साथी जो जिनमें एम्बिशन था और कार्य के प्रति लगन था और ज्वाइन करने के साथ ही इनको बहुत महत्वपूर्ण फाइल जो कि बहुत सीनियर लोगों को सामान्यतः दिया जाता है ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग रीजनल ऑफिस में इनको दिए गए थे और सफलतापूर्वक उन्होंने उसको ये किया था, संपन्न किया था। तो काफी मतलब यंग है, एनर्जेटिक है और जो पढ़ाई के प्रति रुझान था जिसके कारण अभी केवीएस के सिस्टम में लाइब्रेरियन है। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो आज 1 घंटा का समय है इसमें हम कोशिश करेंगे डिसिप्लिनरी रूल्स और कोर्ट केस जो जो पार्टिसिपेंट इसमें अभी जुड़े हैं उनके जरूरत के मुताबिक उनको जानकारी साझा करने का। जी सर। फर्स्ट ये पीपीटी हमने लिया, आईएसटीएम में हमारी ट्रेनिंग हुई थी 5 दिन की। तो उस ट्रेनिंग के जो डिप्यूटी डायरेक्टर हैं उदय एस चट्टोपाध्याय जी, उनका एक पीपीटी हमने सेंड किया है, आप बाद में इनको शेयर भी कर दीजिएगा।
मैं इनके उसको पूरा तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उस समय उतना 1 घंटे में पूरा कवर नहीं हो पाता है, तो उसमें जो जरूरत की चीज है उसको मैं लेते जाऊंगा, कुछ चीजों को छोड़ दूंगा। ठीक है सर। ये कंडक्ट ऑफ और इंक्वायरी वाली पीपीटी चलानी है सर। हाँ, अभी सीसीए रूल से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है फिर उसको भी कवर करेंगे। ठीक तो सीसीए रूल्स, ये इन शॉर्ट इसको हम लोग ये 1965 में 1 दिसंबर 1965 से ये लागू हुआ, इफेक्टिव हुआ। इसको सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 के रूप में हम भी जानते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड, दिखा every student government servant shall at all times, ये रूल 3 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, कंडक्ट रूल्स हमारा बना 1964 में और सीसीए रूल्स बना 1965 में। जब हम कोई चार्जशीट आगे आएंगे तो उसमें हम देखते हैं कि कंडक्ट जो है क्या क्या मेन पॉइंट्स होना चाहिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट का, उनके जो ड्यूटी है ऑफिशियल ड्यूटी के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मीन्स जो आप कार्य करते हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। आप में से जो नए होंगे वो जब अभी एपीआर भरेंगे, एपीआर, तो उसमें एक पॉइंट होता है इंटीग्रिटी का, कि एम्प्लॉय का इंटीग्रिटी कैसा है। यदि उसमें डाउटफुल लिख दिया गया तो वो आपका प्रमोशन और आगे जो आपकी उस पर इफेक्ट डालता है, वो एडवर्स मार्क्स माना जाता है। तो बियॉन्ड डाउटफुल जैसा भी रहता है रिपोर्टिंग ऑफिस उसके बारे में देखा से। तो मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी फर्स्ट पॉइंट है, मतलब कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति जो है सो डिवोशन रखना चाहिए। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये 3 जो पॉइंट है ये रूल 3 सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत जब हम किसी को चार्ज करते मेमो देते हैं तो इसमें से जो भी कवर करते हैं या तीनों कवर करता है तो वो उसमें हम इंक्लूड करते हैं। ये कंडक्ट रूल में है ये तीनों। Wherever a misconduct or corruption has come to notice against a government servant, it is necessary to penalize such a government servant to set an example for others. तो यदि कोई ऐसा संज्ञान में आता है मिसकंडक्ट या करप्शन का केस अथॉरिटी के, तो वो क्या करते हैं, उनको पेनलाइज करने की प्रक्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि ये मैसेज और ये जो एक्ट है कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अदर स्टाफ मेंबर्स के बीच भी ये जाए कि हाँ हम गलती करेंगे तो हमें इसके लिए पेनलाइज किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। Speedy conclusion of disciplinary proceedings goes a long way in having the desired effect. इसके स्टेप्स बताए गए हैं। The various steps involved under punitive vigilance is investigation and collection of evidence. Suppose आप विद्यालय में कार्य करते हैं, विद्यालय में कोई ऐसी इंसिडेंट अक्सर होते रहता है स्टूडेंट के बीच में या स्टूडेंट टीचर के बीच में, पेरेंट टीचर के बीच में, आपको समस्याओं का कभी कभी सामना करना पड़ता है या करना पड़ेगा आगे भविष्य में भी। तो उसमें यदि कोई ऐसी इंसिडेंट होती है विद्यालय लेवल पर, इजी अंडरस्टैंडिंग की समझ लीजिए,
तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आप हो सकते हैं क्लास टीचर हो या हैं, आपके क्लास में कोई ऐसा मिसकंडक्ट हुआ, आप क्या करेंगे? उस समय ये बात आपको काम आएगी। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो आप क्या करते हैं? तो कलेक्ट करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या घटना हुआ उसके और क्या क्या उसके प्रमाण हैं। तो ओरल एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कुछ स्टेटमेंट लेते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ चार्जशीट। ये चार्जशीट स्कूल लेवल पर नहीं दिए जाते हैं। स्कूल लेवल पर प्रिंसिपल दे सकते हैं। एज ए टीचर आप चार्जशीट का आपको अथॉरिटी नहीं है। प्रिंसिपल का भी पावर लिमिटेड है। जो है सो अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। सब स्टाफ के लिए वो रूल 16 और रूल 14 के पर आएंगे हम लोग आगे। में वो चार्जशीट देने के लिए इम्पावर्ड है। अदर केसेज कैटेगरी के स्टाफ के लिए रूल 16 का उनको पावर है स्कूल लेवल पर। होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी, कंसिडरेशन ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड पासिंग द फाइनल ऑर्डर। नेक्स्ट हम स्टेप पे हम चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है? एक एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमें कौन कौन से सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिले हुए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो आपको ये विशेषाधिकार मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से। वो विशेषाधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 309 से लेके 3011, स्पेशली 311 जो है वो इम्पोर्टेंट है। 309 क्या है? 309 में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो रूल फ्रेम कर सके। रूल फ्रेम जैसे अभी हम चर्चा कर रहे सीसीएस रूल्स की, सीसीएस कंडक्ट रूल्स की, पेंशन रूल्स का, ये जितने टाइप ऑफ सेट ऑफ रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और अकॉर्डिंगली स्टेट भी अडॉप्ट करते हैं। तो वो रूल जो फ्रेम होता है उसका वो कहाँ से उसका प्रोविजन आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। और प्रिंसिपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है, उनके आदेश से ही, हस्ताक्षर से ही ये जारी होते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 309। 310 ये क्या है? प्लीजर डॉक्ट्रिन। प्लीजर डॉक्ट्रिन क्या होता है? प्लीजर डॉक्ट्रिन ये होता है जैसे हम गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो, जहाँ तक कि जॉब में आए हैं तो हमारा एक सर्विस रूल्स है जिससे हम गाइड होते हैं कि हमारी एंट्री की ये है, एग्जिट की ये है, सुपरविजन की ये है। लेकिन प्लीजर डॉक्ट्रिन में ये होता है कि जैसे राज्यपाल जो गवर्नर की पोस्ट है वो तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट प्लीज्ड है, मतलब राष्ट्रपति के सहमति तक। जब वो चाहेंगे कि नहीं इनको बदल दिया जाए तो उसी दिन उनकी वो पद जो है सो स्वतः ही समाप्त कर दिया जाता है। और वो ये नहीं कर सकते कि हमको प्री मैच्योर हटा दिए, निकाल दिए। ये हो गया आर्टिकल 310। इसके कुछ अपवाद हैं, उस पर अभी नहीं जाएंगे। 311 जो 311 की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे सेफ गार्ड जो है, मेन सेफ गार्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो अवेलेबल है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो this article basically grants two protection to the civilian government servants. The two protection relate to who and how. सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इसमें अपवाद हमने इसके कारण छोड़ दिया। तो मिलिट्री सर्विस में जो है उनको ये अवेलेबल नहीं है।
तो वो अलग सेट ऑफ रूल्स से वो गाइड होते हैं। तो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, तो आर्टिकल 311(1) सब इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 311 सब रूल 1 ब्रैकेट में कभी हम देखते हैं कि 1 देता है, उसके बाद फिर ब्रैकेट में ए दे देता है, मतलब उपनियम, ये लिखने की एक शैली होती है, तो सही है। तो अनुच्छेद 311 के उपनियम ए यह प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज ए member of a civil service of the union or holds a civil post under the union shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको ये जानकारी रखना, जो भी गवर्नमेंट जॉब में आए हैं उनको ये बहुत निहायत जरूरी है कि ये आपका जो है ये एक सुरक्षा चक्र है जो सुरक्षा प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हर एक का अलग अलग भी हो सकता है। पहले के समय में जो अपॉइंटमेंट होते थे केवीएस में, वो मतलब वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग थे आज के समय के हिसाब से, जेसी वगैरह होते थे, बहुत लोगों का हुआ था। उसके बाद जब हेडक्वार्टर से होते थे, फिर पावर जो है अपॉइंटमेंट जो है रीजनल ऑफिस से, आज के समय में आप लोग जब आए हैं तो रीजनल ऑफिस से अपॉइंटमेंट और इशू होते हैं तो डिप्टी कमिश्नर का होता है। डिप्टी कमिश्नर पहले जब एसी हुआ करते थे, एसी का उनका डेजिग्नेशन था, तो एसी के सीनियर हुआ करता था। तो ये करता है, ये प्रोवाइड करता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या उससे हायर अथॉरिटी है, वही आपको सर्विस से क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है या रिमूव कर सकता है। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को ये पावर नहीं है। और यदि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी सब, जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, डिप्टी कमिश्नर ने आपका अपॉइंटमेंट किया है, तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर या प्रिंसिपल आपको नौकरी से निकालने के अधिकारी नहीं। ऐसा कोई ऑर्डर वो पास नहीं कर सकते कि नहीं इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। उस पर यदि प्रिंसिपल ने सर सिग्नेचर कर दिए या असिस्टेंट कमिश्नर ने सिग्नेचर कर दिए, इवन इंचार्ज यदि होते हैं, इंचार्ज डीसी भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन आपके पास समझ लीजिए, जो डिसिप्लिनरी पावर होता है वो रेगुलर पोस्ट में बेस्ड होता है, मतलब रेगुलर कैपेसिटी के जो लोग हैं उनमें ही डिसिप्लिनरी पावर बेस्ड होता है। यदि कोई किसी रीजन में डीसी नहीं है और कोई एसी उसको इंचार्जशिप में चला रहे हैं, तो भी वो डिसिप्लिनरी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है, प्रश्न उठता है। उस केस में ये होता है कि जो डिसिप्लिनरी पावर जो है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए यदि कोई ऐसा केस आए तो वो बेस्ट कर दिया जाता है नियर बाय जो रीजनल ऑफिस के डीसी हैं या उससे हायर अथॉरिटी हेडक्वार्टर के, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट रैंक और हायर है, तो वही उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, वही आपकी विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात तो ये है कि जूनियर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जिन्होंने इशू किया, उससे जूनियर आपके अगेंस्ट टर्मिनेशन, रिमूवल, डिसमिसल की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सीवियर एक्शन नहीं है। इसका आर्टिकल 3112 प्रोवाइड करता है एज टू हाउ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी dismissed or removed from service or reduced in rank. The same article also includes the following two conditions. ये कंडीशन क्या है, यदि आपके विरुद्ध डिसमिसल और रिमूवल की कोई कार्रवाई की जाती है तो दो महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की। पहला है कि इंडिविजुअल कंसर्न मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस, मतलब यदि आप के विरुद्ध या किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध कोई चार्ज कंटेम्पलेटेड है या चार्जशीट देने की तैयारी चल रही है या इंक्वायरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है, तो जब तक इनिशिएट नहीं होता कंटेम्पलेटेड ही कहा जाता है, उस पर भी आएंगे। तो उसको क्या है कि इंडिविजुअल को, तो उसको चार्ज ऑफिसर भी हम लोग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर सीओ, इन शॉर्ट सीओ कहते हैं, चार्ज ऑफिसर, मतलब जो आरोपी
पदाधिकारी हिंदी में बोलते हैं जो, उनको क्या है, मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द चार्जेस। उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपके खिलाफ ये आरोप हैं। दूसरा क्या है, मस्ट बी ग्रांटेड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज चार्जेस। और उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना, मतलब उनको उपयुक्त समय देना पड़ेगा। इवन उनको पर्सनल हियरिंग भी दे सकते हैं, सुन सकते हैं, जवाब ले सकते हैं उस चार्ज के ऊपर में। तो इतनी ये नहीं कि चार्ज इशू किए और तो डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी उनको देना है, सो दैट वो अपनी जो उसका जवाब दाखिल कर सके। और बचाव की जो प्रक्रिया है वो डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी जब चलती है, फुल फ्लेज इंक्वायरी, उसमें उनको अवसर मिलता है। रूल्स, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि केवीएस के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर में दो तरह की प्रोसीडिंग होती है। एक तो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग होती है और मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होती है। माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या है? माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग है वो, उसको कहते हैं रूल 16 की कार्रवाई, हम लोग इसे जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। रूल 16 of the CCA rules 1965 provides minor penalty proceeding। ये केवीएस के लिए नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सभी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या ऑटोनोमस बॉडी हो, जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है वो उसी को फॉलो करते हैं। केवीएस के अंदर भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो वो माइनर पेनल्टी के अंदर में रूल 16 की कार्रवाई हम लोग शुरू करें। रूल 16 की कार्रवाई में क्या होता है कि हम चार्जशीट देकर सीधे पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, फुल फ्लेज इंक्वायरी भी चला सकते हैं। ये दो चीज है 16 में। और रूल 14 के अंदर में मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग जो होती है, तो उसमें चार्जशीट देकर फुल फ्लेज इंक्वायरी कराना ही पड़ता है। उसमें डायरेक्ट आप पेनलाइज नहीं कर सकते हैं बिना फुल फ्लेज इंक्वायरी किए। ये अंतर है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं, कोल्ला को सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया गया, उसका इफेक्ट क्या है? तो सस्पेंशन ये है कि टेम्पोररी डिप्रीवेशन ऑफ ऑफिस, मतलब तात्कालिक रूप से आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उसको करने से रोक दिया गया कि आप इस कार्य से रोक रहिए, इस कार्य से आप अलग रहिए। अभी आप जो कार्य, द गवर्नमेंट सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इज नॉट अलाउड टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस, नॉट ए पेनल्टी अंडर द सीसीए रूल्स 1965। सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं है, एक बात आप समझिए। सस्पेंशन एक तात्कालिक उपाय है जिसमें कि आपको आपका काम करने से रोक दिया जाता है और यह पेनल्टी में काउंट नहीं होता है। अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अंडर रूल 23 ऑफ द सीसीए रूल्स। सीसीए रूल्स में आप जैसे उसका जो रूल 23 है उसमें अपील का प्रोविजन है। अपील, रिवीजन, रिव्यू, इस पर भी आएंगे। तो अच्छा, अपील प्रेफर करने का भी टाइम है। ये नहीं है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, पेनल्टी ऑर्डर इशू हो गए और उसके अगेंस्ट में आप जब मन करे तब आप जो है सो उस समय तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप 2 साल भर बाद नहीं अभी इसको उनको चैलेंज करना इसमें जो ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये केवल इसी में नहीं होता, हर एक जगह। एक लिमिटेशन एक्ट भी है, लिमिटेशन एक्ट 63 जहां तक हमको याद आ रहा है। तो
लिमिटेशन एक्ट में अलग अलग चीज के लिए लिमिटेशन का प्रोविजन होता है। मतलब क्या होता है, किस काम के लिए कितने दिन के अंदर आपको अपील करना है, फाइल करना है। नेक्स्ट कोर्ट समझ लीजिए या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी समझ लीजिए। कोर्ट में है तो नेक्स्ट कोर्ट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अंदर में है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, नेक्स्ट हायर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो उसको अपीलेट अथॉरिटी भी कहते हैं। और रिवीजन का जो पावर, रिव्यू का जो पावर है उसमें डिसिप्लिनरी केस के अंदर भी वो प्रेसिडेंट में वेस्ट होता है। तो प्रेसिडेंट इस पावर को खुद एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो डेलीगेट करते हैं पावर। तो डेलीगेशन जो होता है डिपार्टमेंट के किसी पोस्ट में वो वेस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Rule 10(1) of the CCA rules 1965 provides disciplinary proceeding is contemplated or is pending। तो contemplated का मतलब क्या है? Contemplated मतलब है कि हाँ, संभावना बन रही है कि कुछ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है। मतलब उसकी केवल संभावना है। म्यूट कर, म्यूट। स्टॉप। सेलेक्ट होते हैं और क्या मतलब परिस्थिति बनती है। छोड़ो। योगेश एक केस, म्यूट कर। उसमें नहीं आ रहा, टीवी नहीं आ रहा। ए केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर आवाज कम कर। इन्वेस्टिगेशन। यदि कोई क्रिमिनल केस कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग हो, कोई इंक्वायरी चल रहा हो या कोई ट्रायल चल रहा हो, या ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ये ओपिनियन हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है क्या है, इंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये 3-4 चीजों में से किसी भी एक चीज के की स्थिति होने पर क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सस्पेंशन प्लेस कर सकता है। व्हाट इज डीम्ड सस्पेंशन? डीम्ड सस्पेंशन क्या है? Under Rule 10(2) of the CCA Rules 1965, a government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority in the following circumstances। अब ये है कि डीम्ड सस्पेंशन कब करते हैं? यदि ऑथोरिटी के ये नॉलेज में आता है कि उसका कोई एम्प्लॉय डिटेन हो गया। डिटेन हो गया मतलब उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और जो डिटेंशन की पीरियड है मोर देन 48 आवर्स यदि हो जाता है, जब हम कहते हैं कि 48 घंटे से ज्यादा का उसका डिटेंशन हो गया, और आप जानते हैं कि पुलिस को 48 घंटे के अंदर यदि किसी को वो अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, तो उसको जो है सो कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये लॉ है। और जब आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो यदि आप कस्टडी मांगेंगे तो आपको पुलिस यदि कस्टडी मांगती है तो कस्टडी दे देती है, नहीं मांगती है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो यदि ये बात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट के किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नॉलेज में ये आती है सेल्फ या किसी और माध्यम से, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू भी, तो वो उसको सस्पेंड इमीडिएट कर देंगे। तो उसको क्या कहते हैं? डीम्ड सस्पेंशन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप फर्ज कीजिए कोई हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं उसको किसी कारण से अरेस्ट कर लिया गया,
डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन में होता है जैसे हाँ, और वो उसको जेल भेज दिया गया और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सके, और वो बाद में सपोज 2 महीना 4 महीना कभी ऐसा रिलीज हुआ, बेल मिला, या उस वो एक्विटल होके ही निकला उस केस में, तो क्या होगा? ये प्रश्न है। क्या करेंगे उस पीरियड जब वो अरेस्ट हुआ तब से लेके और जब वो ड्यूटी ज्वाइन किया, रिलीज होने के बाद, एक्विटल होने के बाद, तो उस पीरियड का हम क्या करेंगे? तो जिस दिन अथॉरिटी को यह नॉलेज हो जाता है या ये ड्यूटी बनती है इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट का कि वो अपने डिटेंशन के बारे में अपने अथॉरिटी को इमीडिएट बताए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है और कंडक्ट रूल्स ये प्रोवाइड करता है, कहता है कि आप यदि इस तरह की कोई बात होती है तो आप इमीडिएट अपने जो कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दीजिए, जिस तरीके से भी हो। तो लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि आप जेल चले गए और आप इस और अपने परिवार से दूर रहे, आपके परिवार को मालूम नहीं है, तो और आपके अथॉरिटी को कहां से पता चलने वाला है? तो आपको जब भी आप निकलते हैं, आप उसके बाद अपने कार्यालय को सूचित कीजिए कि हाँ इस केस में या इस कारण से, कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन भी होता है, मतलब जैसे दंगा भड़कने की आशंका को लेकर इतने लोगों को पहले ही पुलिस पुलिस हिरासत में ले लेती है, उनका कोई दोष नहीं होता है। तो ऐसे केस में भी यदि मोर देन 48 आवर्स का डिटेंशन हो गया है तो उस पीरियड को जो है सो डीम्ड सस्पेंशन में डालना मैंडेटरी है। कोई अथॉरिटी उसको इग्नोर नहीं कर सकती है कहने का मतलब। तो जो डिटेंशन में आप जो कस्टडी की पीरियड है उसके लिए आपको एक ऑर्डर निकालने पड़ते हैं, डीम्ड सस्पेंशन में डालना पड़ता है, इवन कि आप वो काट कर आ गए तब भी, ये ऑर्डर पहले न भी निकले हो तब भी, जब जिस दिन सूचना मिली उसी दिन डीम्ड सस्पेंशन की ऑर्डर निकालनी पड़ेगी। ये उसमें आगे वही दिया हुआ। हाउस सस्पेंशन में भी डिजायरेबल। मोरल टर्पिट्यूड का केस हो, जैसे मोरल टर्पिट्यूड की का जो जिक्र होता है, तो केवीएस के अंदर में केवीएस का अपना भी कोड है, 2 कोड है, आपने सुना होगा और नए आए हैं तो फिर समझेंगे भी। एजुकेशन कोड और अकाउंट्स कोड, दोनों कोड बहुत पहले बने थे और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं और नेट पर भी अवेलेबल है। अभी उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, कुछ ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं किया, बाकी से चल ही रहे, उसी से गाइड हो रहा है। तो उसी में 81B जो एजुकेशन कोड का है, वो उसमें है मोरल टर्पिट्यूड के केसेस को डील करने के बारे में जो डिटेल्स दिया गया है। जब स्कूल में इस केस मोरल टर्पिट्यूड के कॉग्निजेंस में आते हैं तो प्रिंसिपल लेवल पर जो है सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी में जो सीनियर मोस्ट टीचर होते हैं, लेडी टीचर को लेते हैं, एनजीओ मेंबर को लेते हैं, 3 दिन के अंदर में उनसे रिपोर्ट मांगते हैं और फिर रीजनल ऑफिस को भेज देते हैं। रीजनल ऑफिस फिर समरी इंक्वायरी करती है, टेली कमेटी भेजती है, एनजीओ मेंबर का होना मस्ट होता है। और फिर मोरल टर्पिट्यूड के केस में खासकर 81B की जो बात अभी इसमें हम लोग निकल गई, तो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं कमिश्नर केवीएस। मतलब उसके अंदर में किसी का के खिलाफ यदि कोई भी आदेश निकालना है पेनल्टी की, यदि प्रूफ हो गया तो टर्मिनेशन, ये अधिकतर केस में टर्मिनेशन ही होता है मोरल टर्पिट्यूड के केस में। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में ये पावर बेस्ड है कमिश्नर केवीएस। लेकिन ये ऑल केस, अभी सस्पेंशन पर हम लोग चल रहे थे, थोड़ा सा हमने डेविएट किया है।
तो मोरल टर्पिट्यूड का वो हो गया। एजुकेशन कोड पर चल रहे हैं तो 81 डी भी एक है। 81 डी क्या है? 81 डी है अनऑथराइज एब्सेंस। मोर देन 15 डेज से ज्यादा यदि अनऑथराइज आप एब्सेंट होते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। ये विस्तार में नहीं जाएंगे। तो मोरल टर्पिट्यूड, करप्शन, इम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, पोजेशन ऑफ disproportionate asset, misuse of official power or machinery of government, serious negligence and dereliction of duty, resulting considerable loss to government, government servant tampering with witnesses or documents, being involved in public स्कैंडल। ये सब मामला मुझे किसी भी एक मामले का होने की स्थिति में क्या होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन में डाल देती है, प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। Who can suspend? The appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate. तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकता है, उससे ऊपर का कोई भी अथॉरिटी आपको सस्पेंड कर सकता है। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो भी सस्पेंड कर सकता है। एनी अदर अथॉरिटी इंपावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर। प्रेसिडेंट के आदेश पर जो इंपावर्ड किए गए अथॉरिटी है वो भी आपको सस्पेंशन में डाल सकते हैं। व्हेन सस्पेंशन शुड नॉट बी। अच्छा, एक और सस्पेंशन में बात है कि सस्पेंशन जब एक बार हो गया तो उसकी रिव्यू क्या होती है कि हर एक 90 दिन 90 डेज और बिफोर रिव्यू करनी पड़ती है। ये मैंडेटरी है। रिव्यू 180 डेज तक के लिए भी एक बार कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, ऐसा स्थिति जिसमें कि जो है कंट्रोल नहीं हो, जैसे कोई जेल में है, जेल से निकलने की संभावना नहीं है लंबे समय के लिए, ऐसे चार्जेस में जेल में है, तो उसमें या जो कहीं ऐसा जगह है जहां से आ नहीं सकता है, तो उसमें हम जो है सो रिव्यू 180 डेज लेस देन 180 डेज तक के लिए करते हैं। जो नॉर्मल केस में 90 डेज के अंदर ही हमें रिव्यू करनी पड़ती है। रिव्यू के लिए रिव्यू कमेटी बनानी पड़ती है जो रीजनल ऑफिस में बनती है। सस्पेंशन रिव्यू कमेटी उसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं। उसमें डीसी होते हैं, एसी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, यदि कोई उसमें मतलब दो अथॉरिटी अदर देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो हायर इन रैंक होना चाहिए जो चार्ज ऑफिसर है। ये बेसिक बात है। उनसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और उसके अलावा दो हायर अथॉरिटी इन रैंक जो एक्यूज्ड ऑफिसर है यानी चार्ज ऑफिसर है उससे हायर। यदि उस डिपार्टमेंट में नहीं है तो हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं ये प्रोविजन। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक रीजनल ऑफिस में यदि इस तरह की स्थिति बनती है, नहीं होता है तो हम लोग क्लियर वैसे ले लेते हैं या ले सकते हैं। तो अपील क्या के लिए हमने देखा था रूल 23 में ये प्रोवाइड करता है, और अपील हमें 45 डेज के अंदर में, जो उसका लिमिटेशन है 45 डेज है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अवधि होता है। कंपोजिशन वाला भी बात हो गया। अच्छा, यदि किसी को हम लोग सस्पेंड करते हैं तो उनकी फिर सैलरी क्या होती है? इनिशियली 50% होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, उसका टर्म है सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो देते हैं वो इनिशियली 50% होता है। उसको हम लोग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट 75% हो जा सकता है और मिनिमम 25%, उससे कम नहीं हो सकता है। सब्सटेंस कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस, इसमें क्या है, यदि कोई अंडर सस्पेंशन है तो उनको क्या क्या मिल सकते हैं, मतलब क्या क्या उनको मिलते हैं। तो इनकम टैक्स पेएबल ऑन द एक्चुअल इनकम
including the subsistence allowance, house rent and allied charges, CGHS जहां पर है CGHS contribution, उनका GPF जो है ना या PF जो वो सब्सक्रिप्शन वो बंद कर सकते हैं, या NPS है तो उस पीरियड के लिए जब तक वो सस्पेंड है। ये उनकी इच्छा पर है, कंपलसरी ये नहीं है। ऑप्शनल डिडक्शन विथ रिटेन कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये ऑप्शनल डिडक्शन है जो कि सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके रिटर्न कंसेंट पर ये किए जा सकते हैं। क्या है? प्रीमियम ऑफ PLI पॉलिसीज, अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रिफंड ऑफ एडवांसेस टेकन फ्रॉम GPF एक्सेट्रा। रिकवरी इज नॉट परमिसिबल, जैसे बता चुके हैं, GPF का सब्सक्रिप्शन ये परमिसिबल नहीं है। अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट ये भी परमिसिबल नहीं है। रिकवरी ऑफ लॉस टू ए गवर्नमेंट फॉर विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, उधर शुरू में छोड़ दिया था हमने माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी में क्या, ये 4 तरह की पेनल्टी है। सबसे जो कम पेनल्टी, जो पहली पेनल्टी है, ये आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सेंस्योर है। उसका क्या इफेक्ट होता है? सेंस्योर का इफेक्ट ये होता है कि 1 साल के लिए आपका जो प्रमोशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बाकी उसका कुछ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है। विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन सेकंड नंबर है। रिकवरी फ्रॉम हिज पे और होल और पार्ट, इसको मैं छोड़ देता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। ये 4 पेनल्टी है माइनर पेनल्टी में। मेजर पेनल्टी में ये 5 तरह की पेनल्टी होती है, जिसके अंदर मेजर की जब बात कर रहे थे, मेजर में क्या होता है? कंपलसरी रिटायरमेंट, उसमें आपको सारे बेनिफिट मिल जाते हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहती है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस which shall not be a disqualification for future employment under the गवर्नमेंट। रिमूवल में आप दूसरी नौकरी में भी जा सकते हैं, आपकी उस डिपार्टमेंट की नौकरी नहीं रहेगी। डिसमिसल यदि हो जाता है, तो डिसमिसल का ऑर्डर इशू हुआ तब तो आप किसी और डिपार्टमेंट में भी नौकरी करने के काबिल नहीं होते हैं। तो ये पेनल्टीज है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये बहुत समय लगता है। सर इसमें माइनर पेनल्टी, सर माइनर पेनल्टीज में और मेजर पेनल्टीज में कौन सी पावर प्रिंसिपल्स के पास होती है और कौन सी पावर डिप्टी कमिश्नर के पास होती है? ओके ठीक है पवन। माइनर पेनल्टी में जो है, माइनर पेनल्टी तो रूल 16 की जो पावर है, सब स्टाफ के केस में प्रिंसिपल का जो पावर है वो रूल 16 का पावर और रूल 14 की पावर दोनों पावर है। मतलब सब स्टाफ के अगेंस्ट में यदि प्रिंसिपल चाहें तो ये माइनर पेनल्टी की प्रोसीडिंग भी चला सकते हैं, मेजर की भी चला सकते हैं। एक और बात है, यदि आप मेजर पेनल्टी में की चार्जशीट देते हैं तो आप मेजर की चार्जशीट देकर माइनर पेनल्टी दे सकते हैं, लेकिन माइनर पेनल्टी की चार्जशीट बना के आप मेजर पेनल्टी नहीं दे सकते। ये एक डिफरेंस है। और सर बाकी स्टाफ, सब स्टाफ के अलावा बाकी स्टाफ के, सब स्टाफ के अलावा जो प्रिंसिपल का है वो रूल 16 के अंदर में है, बाकी सभी स्टाफ के लिए, यानी कि माइनर पेनल्टी केवल माइनर पेनल्टी ओनली। और डीसी के पास जो है, डीसी इवन मैं बता दे रहा हूँ, उसको पूरा क्लियर करता हूँ। रीजनल ऑफिस में 3 डिसिप्लिनरी अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। रीजनल ऑफिस में जो सब स्टाफ हैं उनके अगेंस्ट रूल 16 के अंदर में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंपावर्ड है, असिस्टेंट कमिश्नर इंपावर्ड है और डिप्टी कमिश्नर इंपावर्ड है। रीजनल ऑफिस के अदर स्टाफ के अगेंस्ट में अदर देन ग्रुप ए एक्शन लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर दोनों ही में इंपावर्ड है, मतलब 16 और 14। उसी तरह से स्कूल के सभी स्टाफ प्रिंसिपल को छोड़कर के अगेंस्ट में रूल 16 और 14 के अंदर में
डिप्टी कमिश्नर कंप्यूटर अथॉरिटी। असिस्टेंट कमिश्नर जो रीजनल ऑफिस में है, वो भी स्कूल के सब स्टाफ के केस में रूल 16 की कार्रवाई कर सकते हैं, और अदर स्टाफ के हाँ सब स्टाफ के अगेंस्ट में रूल 16 और 14 की कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा प्रिंसिपल कर सकते हैं, और अदर स्टाफ मतलब प्रिंसिपल छोड़ के उसके अगेंस्ट में रूल 16 की कार्रवाई कर सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर भी। तो ये पावर का डेलीगेशन मेरे ख्याल से 2013 में ये आदेश निकला था प्रभाकर सर का असेंबली से। तो वो है डेलीगेशन ऑफ पावर्स इन केवीएस। इसमें और कुछ हो तो ले लेंगे हम, सवाल क्लियर है? हाँ सर, मतलब माइनर पेनाल्टीज में प्रिंसिपल्स एम्पावर्ड हैं हाँ सभी के लिए, जी। और मेजर के लिए केवल डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट। मेजर के लिए डिप्टी कमिश्नर ओनली। ठीक है सर, आगे। तो मेजर पेनाल्टीज का जिक्र जो है ना, आपने ठीक स्लाइड दिखा रहे हैं, अच्छा वो रूल 11 प्रोवाइड करता है। सीसीए रूल्स के अंदर में जो रूल 11 है, उसके अंदर में मेजर पेनाल्टी की प्रक्रिया दी हुई है, तो हमने बता दिया है। अब क्या है, चार्जशीट। तो जब पेनल्टी की प्रोसीडिंग ये मतलब कोई केस डिसिप्लिनरी केस जब कंटेम्पलेटेड होता है, तो आईओपीओ की अपॉइंटमेंट होती है, चार्जशीट फ्रेम किया जाता है। चार्जशीट फ्रेम करना भी एक टेक्निक है। स्कूल लेवल पर भी जो आप लोग अभी इसमें जुड़े हैं, आज न कल आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप किसी केस में इंक्वायरी ऑफिसर हो सकते हैं। ये चीज इसमें नहीं है, मैं ऐसे बोला, इंक्वायरी ऑफिसर हो सकते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर हो सकते हैं। तो इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि जब आपको इंक्वायरी ऑफिसर का क्या रोल है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का क्या रोल। प्रेजेंटिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट का एक एडवोकेट के समझ लीजिए, एडवोकेट होता है जो रिकॉर्ड को इंक्वायरी ऑफिसर के सामने लाता है, कलेक्ट करता है, एविडेंस ये सब प्रोड्यूस करता है, डिपार्टमेंट का पक्ष रखता है। और इंक्वायरी ऑफिसर क्या होता है, जज होता है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जिसको न्यूट्रल होके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर में वो सारी चीज को एनालाइज करके अपना फैसला सुनाना पड़ता है। चार्ज ऑफिसर को भी सुनना पड़ता है। चार्ज ऑफिसर अपनी सहायता के लिए डिफेंस असिस्टेंट रख सकता है, लेकिन डिफेंस असिस्टेंट लॉ प्रैक्टिशनर या लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता है तब तक यदि कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर यानी पीओ जो डिपार्टमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, यदि वो लॉ ग्रेजुएट है, सपोज प्रैक्टिशनर तो नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में रहते हो प्रैक्टिशनर तो नहीं हो सकता है, लॉ ग्रेजुएट है, तो चार्ज ऑफिसर भी मांग कर सकता है, उसके तरफ से वो नाम अपना देता है कि और वो इंक्वायरी अथॉरिटी उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसके तरफ से भी मतलब लॉ मतलब कोई एडवोकेट भी हो सकता है। नॉर्मल केस में हम लोग इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो ये तो चार्जशीट भी बनाना, एक ड्राफ्ट करना एक बहुत बड़ी टेक्निक है। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो आप और इसको शेयर कर दीजिएगा तो देख लेंगे। चार्जशीट बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बेसिस पे ड्राफ्ट किया जाता है कि क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, कौन चार्ज ऑफिसर है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि चार्जशीट का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से कोई कनेक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो चार्जशीट क्या है, नल एंड वॉइड हो जाएगा, आगे जाके कोर्ट में वो हम लोग केस हार जाते हैं। चार्जशीट जो है बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो फाइंडिंग्स आया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के समय में, उन्होंने क्या क्या, उनका लैंग्वेज क्या है, उनकी फाइंडिंग्स क्या है, उनका एविडेंस क्या है, कुछ भी हमको ध्यान में नहीं रखना है। आप उसको रिकॉर्ड में मतलब नहीं लाना है, फैक्ट तो वही रहेंगे, स्टेटमेंट तो बदल नहीं जाएंगे। लेकिन जब समरी इंक्वायरी के लिए, जैसे केस में समरी इंक्वायरी होती है, दोबारा इंक्वायरी होती है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी तो स्कूल लेवल पर हो ही जाती है, फिर भी हायर ऑफिस से जाते हैं समरी इंक्वायरी में, दोबारा भी उसका जांच करते हैं, ताकि उसमें यह देखा जाता है कि स्कूल लेवल पर जो कमेटी है उनका एक अपना अलग सोच है, और वो जो बात आई है वो सही है कि नहीं, मतलब डबल क्रॉस चेक भी हो जाता है और थोड़ा विस्तृत जांच हो जाती है। ज्यादा लोग से वो दोबारा भी उनको पूछते हैं
जिनकी स्टेटमेंट हो गई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के टाइम में, तो उनकी फिर समरी में नहीं होगी, ऐसी नहीं होती है, कभी कभी वेरिएशन भी निकल आती है। उसी तरह डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर भी जब रेगुलर हेयरिंग होती है तो उसमें उनको जिनको फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में लेते हैं, उस कोई एविडेंस हम नहीं उसको रिकॉर्ड में भी नहीं रखते, उनको फ्रेश बुलाते, दोबारा से बुलाते हैं, उनकी बात पूछते हैं। इस बीच में और भी कई न्यू फैक्ट्स आते हैं, वो सब सारे को ये करके एनालाइज करके फुल फिर ये क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी होती है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में क्या होता है, रूल 14 के अंदर में जो इंक्वायरी होती है, आप समझ लीजिए जैसे क्वासी जुडिशियल क्या है? क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक, मतलब वो इंक्वायरी ऑफिसर को ये पावर होता है कि वो अपने आदेश जारी करके किसी को भी समन के लिए उपस्थित करने के लिए बोल सकता है, समन कर सकता है, समनिंग पावर हो जाता है, जैसे कोर्ट को होता है। जैसे एक रेगुलर जो जुडिशियल कोर्ट है, उसको जो पावर है, वो कोर्ट वो की पावर वो उनमें बेस्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से नहीं, अर्ध न्यायिक, इसीलिए क्वासी जुडिशियल कहते हैं। लेकिन उनके सम्मान को जो हाजिर होने के लिए कहेंगे, उसको कोई मना नहीं कर सकते। वो यदि मना करते हैं तो आयोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वही चीज पुलिस को फॉरवर्ड कर सकता है, हमने इनको उपस्थित होने के लिए कहा है, नहीं उपस्थित हो रहे, इनको मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए। तो इसीलिए क्वासी जुडिशियल है, और उस इसकी एक वैधानिक मतलब ये इंक्वायरी जो होता है उसकी लीगल वैलिडिटी है। और पवन क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप पूछ रहे हैं, आप पूछिए तो उसी से हम आगे बढ़ते चले कुछ और। नहीं ठीक है सर, वो एक्चुअली ये डाउट ज़्यादा रहता है ना लोगों को, इसलिए मैंने पूछा। आप आगे कंटिन्यू। बढ़े? हाँ सर। तो इसी में ये हो गया, थोड़ा हमारा कोर्ट केस वाला छूट रहा है, हाँ कोई बात कोर्ट नहीं। केस बता दें। हाँ ये कंप्लीट हो गया सर, ये कंप्लीट हो गया। अब स्लाइड तो बहुत सारा है, लेकिन अब इसको वाइंड अप कर दीजिए। हाँ ठीक है, उसमें करते हैं। एक कोर्ट बार केस जो इसके हमने ऊपर इसके ऊपर अपने पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हाँ तो हाँ उसके हाँ बाद हाँ, नेक्स्ट सही टॉपिक सही। स्टार्ट करेंगे। और उनको पूछिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब सब्जेक्ट ऐसा है नीरस सब्जेक्ट है, तो मतलब आई रिक्वेस्ट ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो प्लीज आस्क। सर आ रहा है मजा को? नहीं, मजा आ रहा है सर, अच्छा है। हाँ कोई क्वेश्चन है तो हाँ पूछिए सर। वीरेंद्र जी, कुछ प्रश्न हो तो बेहिचक कम समय में उत्तर देने वाला होगा तो जरूर हम कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था। पवन हाँ पवन सर, मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि सस्पेंशन कितने दिन का हो सकता है और उसके क्या इफेक्ट हमारी सर्विस में पड़ते हैं? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सस्पेंशन का कुछ जो पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन, इस कितने दिनों का हो सकता है, इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है। सस्पेंशन यदि फर्दर रिव्यू विदिन 90 डेज नहीं होगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और वो खत्म मान लिया जाएगा। उसके लिए फॉर्मल ऑर्डर निकालने की भी जरूरत नहीं है। सस्पेंशन को खत्म करने के लिए हम उसको एक सस्पेंशन रिवोकेशन का ऑर्डर निकालते हैं, समझ गए। और 90 दिन के अंदर में यदि उसको सस्पेंड ही रखना है तो उसको बीच में सस्पेंशन रिव्यू कमेटी की मीटिंग 90 दिन के अंदर पहले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 90 डेज। मैं 90 डेज का जो लिमिट है ना, क्रॉस नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, कोर्ट में यदि कोई चला जाए कि नहीं भाई ये तो आपका जो ऑर्डर है फर्दर आप हमको सस्पेंड कर रखे हैं, ये तो ठीक नहीं है, एज पर रूल नहीं है, नल एंड वॉइड हो जाएगा, अपने आप ही वो खत्म हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ध्यान देने की। मतलब सस्पेंशन का जो पीरियड होता है विद इन 90 डेज जो है रिव्यू हो जाना चाहिए। अगर रिव्यू नहीं हो रहा है तो उसे नल एंड वॉइड मान लिया जाता है। भूषण सर। जी हाँ ठीक है। पवन दूसरा सर, आपका क्या क्या था? सस्पेंशन यदि किसी वो सस्पेंशन का किसी सर्विस पे क्या इफेक्ट पड़ता है सर? हाँ हाँ, तो वही मैं बस सस्पेंशन यदि रिवोक हो जाएगा, रिवोक कर दिया गया और ऑटोमेटिक। इंक्वायरी के अंदर यदि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में उनको मतलब एक्सोनरेट कर दिया गया, कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं हुई, तो उनको कोई लॉस नहीं होता है।
उनको फुल पे जो सस्पेंशन पीरियड का जो सब्सिडेंस अलाउंस मिलता है और जो पैसे कटे होते हैं उसकी पूरी सैलरी मिल जाती है और तो सर सर्विस वो पर भी कोई पीरियड इफेक्ट नहीं पूरा, पड़ता। वो पूरा पीरियड आपका एज ए सर्विस में रेगुलराइज माना जाएगा अगर वो सस्पेंशन रिवोक हो गया ये है तो? हाँ रिवोक हो जाएगा तो वो रेगुलराइज हो जाएगा। अगर विदाउट एनी पेनल्टी रिवोक रिवोक हुआ है, विदाउट एनी पेनल्टी, ध्यान दीजिएगा, विदाउट एनी पेनल्टी, है ना। और यदि कोई पेनल्टी इम्पोज होगी तो फिर उस पर आपको मॉनिटरी भी इफेक्ट पड़ेगा और पीरियड पर भी इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी वो डाइज नॉन भी होते हैं, तो वो ऑर्डर में मेंशन किए। वो ऑर्डर में। सर एक मेरा सर इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन और है, जो चार्जशीट है, चार्जशीट इज ए क्या पेनल्टी मानी जाती है, या चार्जशीट भी एक छोटा सा एक ऑर्डर टाइप है जिसको आप सर्विस में किसी पर्टिकुलरली रीजन की हाँ वजह से आप पे इम्पोज की जाती है? देखिए, चार्जशीट जो है कोई पेनल्टी नहीं है। चार्जशीट मतलब हम आरोप पत्र है। चार्जशीट ये आप पर आरोप पत्र है। क्यों आरोप पत्र का पूरा विवरण है, उसके 4 सेक्शन होते हैं, है ना। लिस्ट ऑफ विटनेस होता है, जो एविडेंस होते हैं, आर्टिकल ऑफ चार्जेज होते हैं। वो यदि आप एक्विटल हो गए उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब पनिशमेंट हो गए आपको कुछ तो वो ऑर्डर जो निकला उसके आधार पर आपको जो है सो पेनल्टी होती है और वो उसका इफेक्ट पड़ता है। चार्जशीट बनना, इशू होना, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो एक बेसिकली एक ऑर्डर है, दस्तावेज है कि भाई ये चार्ज है, आरोप बता पत्र रहे हैं है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने क्या क्या आरोप दाखिल किए हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद। हाँ। ठीक है सर, एक मेरा क्वेश्चन है, बहुत जनरल मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन है। केवीएस में कई बार देखा जाता है कि कई जगह प्राचार्य जो होते हैं, प्रिंसिपल्स, वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट में जैसे ऑर्डर इशू कर देते हैं कि आपका इंक्रीमेंट रिड्यूस किया जा रहा है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, इंक्रीमेंट विदहेल्ड जो कर देते हैं। तो क्या इंक्रीमेंट विदहेल्ड करने की पावर प्रिंसिपल में है? हाँ कर सकते हैं। तो रूल 16 में, रूल 16 के अंदर पावर है प्रिंसिपल को, कर सकते हैं। तो लेकिन रूल 16 में अगर उन्हें अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए इंक्वायरी का कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए या वो डायरेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं? जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंक्वायरी भी से कर। शुरू में ही हमने बताया कि रूल 16 में क्या है कि चाहे तो आप फुल फ्लेज इंक्वायरी करा सकते हैं जैसे कि रूल 14 में होती है, या बिना इंक्वायरी किए भी आप पेनल्टी दे सकते हैं। तो उस वक्त एम्प्लॉय जो है वो अपील अथॉरिटी को यानी कि डिप्टी कमिश्नर रीजनल ऑफिस को अप्लाई रिक्वेस्ट अपील करें, अपील कर सकता है। अपील विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज अपील कर सकता है उसको रिव्यू करने। यदि इनके उसका भी बता देते हैं, यदि इनकेस किसी ऐसा कारण से यदि वो 45 डेज के अंदर में अपील नहीं कर पाया तो फिर भी ये प्रोविजन है कि यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हायर अपीलेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो कि इनका जो लेट का जो कारण है, वैलिड रीजन है कि इस कारण से ये लेट हो गया, बीमारी हो गए, सपोज बीमार हो गए कहीं ऐसे, या कुछ ऐसा न्यू फैक्ट उस समय उनके पास नहीं था, अभी आया उनके सपोर्ट में, समथिंग न्यू, तो वो उसको लगा के और जो पेनल्टी ऑर्डर की कॉपी लगा के अपीलेट अथॉरिटी को भेज सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी डिले को कंडोन कर सकते हैं। और किसी का कोई कौन सर, मैं हाँ एक दो क्वेश्चन और सिमिलरली पूछूं अगर कोई ऐतराज ना हो तो? नहीं सर पूछिए। आप लोग समय देख लीजिए, कोर्ट केस में भी कुछ समय लगेगा। हाँ ठीक है सर, कोई बात सर नहीं। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है या अगर कोई एम्बेरसमेंट का केस है, उस केस में एक एम्प्लॉय अपनी तरफ से कैसे अपने आप को सरवाइव कर सकता है? क्या वो किसी को अपीलेट कर सकता है, या उस पे जब कार्रवाई हो रही होती है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, 2 चीज आपने पूछ लिया, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का केस, सेक्सुअल हरासमेंट का केस अलग डील होगा, उसकी प्रोसीजर अलग है। उसमें आपको कोई डिफेंस असिस्टेंट जैसा कोई मदद नहीं मिलता है। उसको जैसे हमने कहा केवीएस के अंदर जब सेक्सुअल हरासमेंट के केस होते हैं तो वो हम लोग जो है सो 81 बी ऑफ एजुकेशन कोड के प्रोविजन के तहत हम लोग डील करते हैं। वो सीसीए रूल्स के से डील नहीं होते हैं। उसमें
विद्यालय लेवल पर कोई इंसिडेंट है तो विद्यालय लेवल पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। उसकी रिपोर्ट जो है 3 दिन के अंदर भेजना पड़ता है। 2002 का एक सर्कुलर है जिसमें डिटेल पूरा दिया हुआ है, स्टेप्स दिया हुआ है और उसको फिर रीजनल ऑफिस भेज दिया जाता है। रीजनल ऑफिस फिर वहाँ से उनकी टीम जाती है और सबरी इंक्वायरी करते हैं। सबरी इंक्वायरी की रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाली भी रिपोर्ट और पूरी फाइल बनके फिर हेडक्वार्टर चली जाती है और ऑनरेबल कमिश्नर के भी इस मामले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, वही इस पर डिसीजन लेते हैं। इसमें कोई भी जो चार्ज लेकिन ऑफिसर कभी-कभी क्या होता है ना, इसमें ये होता है, कभी-कभी ये होता है कि 81 बी के से पूरी प्रोसेस होके केस हेडक्वार्टर जाती है। ऐसा अक्सर हम लोग अभी आजकल देख रहे हैं। वहां से यदि आपका स्कूल में यदि ठीक से एग्जामिन ना किया गया या रीजनल ऑफिस में ठीक से एग्जामिन नहीं किया गया तो हेडक्वार्टर से आजकल आ रहा है, वापस हो जा रहा है और उसमें लिखा जाता है कि आप इस केस को सीसीए रूल्स 1965 के तहत इंक्वायरी करें। अगला कार्यवाही कीजिए, इंक्वायरी कीजिए या कार्रवाई कीजिए, ऐसा ऐसा लिख के आ जाता है। तो यदि आप ऐसा लिखा हुआ है, सपोज ये मोरल टर्पिट्यूड का केस है तो आप और उसमें रूल 16 में करिए या रूल 14 में कीजिए, ये नहीं लिखा हो तो नॉर्मली सेफ साइड रीजनल ऑफिस क्या करते हैं, उसको रूल 14 में ही लेते हैं यदि वो रूल 16 में ना लिखा हुआ हो तो, क्योंकि मोरल टर्पिट्यूड के केस में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, उस केस को हीनियस क्राइम माना जाता है और उसको कम पेनल्टी देके छोड़ना ठीक नहीं समझा जाता है। मेरे ख्याल से सेम एक्सोनरेट नहीं होता है, मेरे ख्याल से कुछ पेनल्टी सेम मिलती है। कंडीशन कॉर्पोरल पनिशमेंट में भी सेम कंडीशन रहती है ना। कॉर्पोरल में भी सेम, कॉर्पोरल में सेम। Actually, ma'am, what is the definition of corporal punishment? What is the mean of corporal punishment? कॉर्पोरल पनिशमेंट का जो है, आप ये कहा गया है कि आप किसी बच्चे को उसके इच्छा के विरुद्ध छू भी नहीं सकते, मारना भी उसमें आता है, टच करना भी आता है। तो इसीलिए जो स्टिक रखने का बात है, स्टिक्स ये सब जो है सब प्रोहिबिटेड हो गया। इवन स्टेयरिंग भी, छड़ी से मारना पहले जो, हाँ इवन स्टेयरिंग भी, तो अगर हम किसी बच्चे को घूर रहे हैं गुस्से में, वो भी अलाउड नहीं है, वो सब भी भी है। कॉर्पोरल तो उसके पनिशमेंट लिए आपको दो चीज है, दो केस है। एक तो क्या केस है पवन, सुप्रीम कोर्ट वाला, एक तो राजस्थान वाला केस था, नवोदय विद्यालय वाला, याद नहीं आ रहा वो केस है, वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल उसी में बना है। और एक और है, बहुत फेमस केस है, उसी पर वो पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की उसकी आई एक आई अभी हुई है। रिसेंटली चेन्नई का केस फेमस हुआ था बहुत ज्यादा, जिसमें टीचर ने बच्चे का गाल पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसको 50,000 की पेनल्टी वो लगी। केस एक्चुअली हमको याद नहीं आया है रिसेंटली अभी। वो नवोदय विद्यालय केस है, राजस्थान का केस है, सुप्रीम कोर्ट गया था, ठीक है ना। विशाखा, याद आ गया, विशाखा का केस है, ठीक है। अच्छा, तो विशाखा के, हाँ विशाखा केस की गाइडलाइंस मतलब जजमेंट आप निकाल लीजिए नेट से, उसमें जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच का गाइडलाइंस है उसी को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो सारे पूरे थ्रू आउट इंडिया में जो भी डिपार्टमेंट में इस तरह के केस होते हैं तो उसी से डील किए जाते हैं, कुछ भी ना प्लस ना माइनस। तो जी, उसको समझने की आप। आई होप और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एक ये क्वेश्चन था मेरा, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है, बोलिए। सर जैसे माइनर पेनल्टी में रिकवरी भी होता है टेक्निकली लॉस पे, तो एक चीज भी देखा है रिकवरी होती है, तो ये विवाद किया जा रहा है जो पूरा इंस्टॉलमेंट में करना चाहता है, और ये जो विद्यालय का शासन है वो कभी कभी कहता है कि नहीं एक इंस्टॉलमेंट में देना। तो इस संदर्भ में क्या कोई रूल है? और दूसरा प्रश्न मेरा था सर कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के संदर्भ में बहुत विसंगत है, फाइनेंस अफसर 30 के संदर्भ देते हैं, उनके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एडिशनल कमिश्नर है, राहुल, जबकि
हेलो, राहुल सर, आवाज आ रही? राहुल सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। आप अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप कर दीजिए। जो मुझे समझ में आया है वो ये पूछ रहे हैं कि अगर माइनर पेनल्टी के केस में या किसी पेनल्टी के केस में अगर कोई रिकवरी बताई गई है, तो वो रिकवरी किस तरीके से होती है? फुल पेमेंट एक साथ रिकवर किया जाता है या पेनल्टी में सॉरी क्या कहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिकवरी की जाती है? ना समझ में ठीक है पवन, इसमें ये है कि कोई भी रिकवरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एम्प्लॉय को सरवाइव करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है, मंथली जितना जरूरत है ना, तो ये इसका कुछ फिक्स रूल नहीं है। लेकिन ये एडवाइस पूरा पूरा एक साथ यदि अमाउंट ज्यादा है, सपोज मान लो किसी की 1 लाख की रिकवरी है, 1 लाख तो सैलरी नहीं है और वो कहेंगे कि हम एक साथ ही काट लेंगे, इस महीने भी काट लेंगे, अगले महीने वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। तो उसको आपको इस बनाने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट बनाने पड़ेंगे। सर ऐसे टाइम और में उसका मुझे उसका लगता है कि प्रिंसिपल हाँ अपने ऑफिस ऑर्डर निकालता है और प्रिंसिपल ऑफिस ऑर्डर निकाल के वो उस एम्प्लॉय को करता है कि भाई आपकी लगभग इतने रुपीस की रिकवरी है और वो उसको इक्वली 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में कर लेता है। नहीं, तो आप इंस्टॉलमेंट वैसे भरवा सकते हैं। आप इंस्टॉलमेंट 36 इंस्टॉलमेंट तक ले जा सकते हैं, जहां तक हमको लगता है। यस ठीक। हाँ, अच्छा सर, एक आप सवाल। 36 इंस्टॉलमेंट में बहुत छोटे छोटे वो हो जाएंगे यदि कोई इंस्टॉलमेंट में रिकवरी है तो। जी जी। किसका सवाल था? कौन बोल रहे थे अभी? हेलो। अनिल सर। हाँ सर, अनिल बोल रहा हाँ हूँ। सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को माइनर पेनल्टी में सेंश्योर इशू किया जाता है, हुँ। तो क्या उसका प्रमोशन रुकने पे जो उससे जूनियर है उसको प्रमोट किया जा सकता है अगर वो एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करता है? देखिए सर सेंश्योर पर मेरे ख्याल से सेंसर इज नॉट अ पेनल्टी, सेंसर इज नॉट अ पेनल्टी ये मुझे जो लगता है। एक तरह का वर्बल वार्निंग है जिसको रिकॉर्ड किया गया है, उसी को हम सेंश्योर कहते हैं, राइट सर? एक्चुअली ये बताया गया था कि 1 साल एक तक साल उनको एक साल मिलता का है, उसका उसके बाद इफेक्ट। promotion नहीं मिलता है मतलब। उसका इफेक्ट तो उस 1 साल तक रहेगा। मैं बता देता हूँ। 1 साल तक उसका इंश्योर पेनल्टी का इफेक्ट रहेगा, जिसमें क्या होता है जब हेडक्वार्टर सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन के लिए डेटा मांगता है ना, तो आपको उस वक्त प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर आपका कोई जूनियर एलिजिबल है तो डेफिनेटली उसको प्रमोशन मिल जाएगी। ओके। ठीक है सर। अब हम ये दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, कोर्ट केस वाला। और इसमें तो कुछ छूटा नहीं हमको लगता है, थोड़ा डिस्कशन तो आई है हाँ, बहुत अगर चीज कोई क्वेश्चन नहीं, होगा तो वो लोग टाइप कर देंगे। ऑलमोस्ट आई। मैं टाइप करके हाँ, रिप्लाई देता रहूँगा। हम्म, ठीक है, तो उसका स्लाइड निकाल दो भवन। सर एक छोटा सा हाँ क्वेश्चन सर, और है, पूछिए। तो जैसे जो जनरली सर्विस संबंधित मैटर हैं, कोई अगर कोर्ट केस करना चाहता है, जैसे सपोज कोई मेरा कुछ केस था, मैं अपना सर्विस में, क्या उसकी परमिशन उसको रीजनल ऑफिस से या कहीं हायर अथॉरिटी से लेनी होगी? ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। परमिशन की बात नहीं है, अभी आएंगे डिटेल्स में, आपका सारा समस्या का समाधान कर देंगे। स्टार्ट करते हैं कौन। जी सर, मैंने शेयर कर दिया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, ये एक्चुअली स्लाइड जो हम लोग वहां पर जीट भुवनेश्वर में का है, उस समय का बनाया हुआ है। इसमें कुछ हो सकता है टाइपोग्राफिकल ये होगा, तो हम ये क्वेश्चन के रूप में है पूरा, है ना। पवन आप चाहे तो इसको भी शेयर कर सकते हैं हाँ, ठीक पार्टिसिपेंट को, है। जो चाहे एफएक्यूज है ये वैसे। तो। हाँ, हाँ, तो ये मतलब एक सामान्य आदमी को समझाने के लिए ये मेरे द्वारा तैयार किया हुआ पूरा जो भी कंटेंट्स है, ये कहीं से लिए नहीं गए हैं। और एक चीज है कि कोर्ट में हमने काम भी किया है, ये शायद छूट गया है, तो उस पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो आपका जो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 49 क्वेश्चन में बांट दिया है, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम ले लेंगे। तो उसी से हम बढ़ते हैं। कौन व्हाट इज कोर्ट केस, ये बोलते हैं कि केस क्या होता है। तो a petition complaint filed before any court of law tribunal is known as a court case, where a case can be lodged
A case can be lodged before any court of law competent to hear such petition or application according to power vested upon such court, keeping in mind of the jurisdiction of the court concerned. Why court case arises? Reason of court case. Due to non settlement. कोर्ट केस होता क्यों है? किसी न किसी का जो कोई ग्रीवांस जो है पेंडिंग रह जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, जिसका जो जुरिस्डिक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट मतलब वहां पर रिलीफ पाने के लिए, रेड्रेसल के लिए जाता है, इसलिए कोर्ट केस होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट केसेस. ओसीआर. ओसीआर होता है ऑफिशियल कंप्लेंट रिपोर्ट. तो ये ओसीआर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा फाइल किया जाता है. केवीएस में ऐसा नहीं होता है. केवीएस नहीं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है केस होता है, या एक्साइज डिपार्टमेंट का हो गया, तो वो लोग जब इस फॉर एग्जांपल केस करते हैं, उनकी जो नंबर पड़ती है ना, वो ओसीआर नंबर सो एंड सो प्लस 2020, मतलब 2020 में ये ओसीआर का इतना नंबर है, उससे वो लोकेट होता है और ये पता भी चलता है कि केस करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, कौन डिपार्टमेंट का तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ मतलब ये हो जाता है. ये ऑफिशियल कंप्लेंट रिपोर्ट है. और पीसीआर है. पीसीआर फाइल बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. पीसीआर कब फाइल होता है? पीसीआर फाइल होता है अब कोई सामान्य आदमी जो है, लेकिन ये पीसीआर फाइल होता है कोर्ट में. जब वो ये कहते हुए कि जैसे कोर्ट, आप थाना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं केस करने के लिए, पुलिस कभी कभी आप सुनते होंगे केस नहीं लेते, भगा दिया, नहीं नहीं भागो, तुम्हारे केस और नहीं लेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे. तो एग्रीव्ड पर्सन के पास क्या सॉल्यूशन है, क्या करे उस समय? तो सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या है? उस आदमी को वो चाहे तो सीधे सीधे थ्रू पीसीआर कोर्ट में जाके, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नॉर्मली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ये फाइल होता है पीसीआर, और कहीं जहां पर सीजीएम की पोस्ट नहीं होता है वहां एसीजीएम के कोर्ट में ये फाइल होता है पीसीआर. पीसीआर में क्या होता है? आप सीधे अपनी गवाह को आप ले जाते हैं, उनकी गवाही कराते हैं, अपनी शिकायत देते हैं, गवाही कराते हैं, और उस पर जो है कॉग्निजेंस लेके कोर्ट समन करती है. ये फास्ट होता है, स्पीडी होता है. 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, 1 सप्ताह में हो सकता है. लेकिन और इसमें पुलिस को भी डायरेक्शन कोर्ट दे देती है. तो पुलिस जो केस नहीं ले रही थी, थ्रू पीसीआर आप उनको बाध्य कर सकते हैं एक्शन लेने के. ये अल्टरनेट जो रेमेडी है अवेलेबल है, तो इसकी जानकारी हर एक को होनी चाहिए. उसके बाद जनरल रिकॉर्ड, जीआर केसेस. जीआर केसेस एक्चुअली पुलिस केस है जो हम लोग थ्रू एफआईआर फाइल करते हैं. जहां एफआईआर दर्ज नहीं होता उसको सना कहते हैं, जो कि केवल आपका कंप्लेंट रख लिए जाते हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है, रिकॉर्ड पर्पज से होता है. जैसे पर्स गुम हो गया तो सना दे दिया. लेकिन कोई ऐसा आजकल डॉक्यूमेंट है, जैसे पासपोर्ट गुम हो गया तो आपको एफआईआर ही करनी पड़ती है. तो एफआईआर का फुल फॉर्म, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये पुलिस में आपको पुलिस थाने में जाके दर्ज कराने पड़ते हैं. और ये पुलिस थाना से जब एफआईआर, वो एफआईआर की 3 कॉपी बनती है. एक कॉपी थाने में रहती है, एक कॉपी सीजीएम कोर्ट में चली जाती है, जहां पर सीजीएम कोर्ट है वहां एसीजीएम कोर्ट यानी सिविल कोर्ट में चली जाती है. एक जो है इंस्पेक्टर ऑफिस में वो उसकी प्रति रहती है. तो जब ये कोर्ट में चली जाती है तो वो वहां पर जो रजिस्टर होती है, तो फिर जीआर नंबर पड़ता है. कोर्ट में एक जीआर ऑफिस होता है, तो जनरल रिकॉर्ड, और कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में ये अलग मतलब ये नोमेनक्लेचर नंबर से ही दर्ज होता है, तो वेरी कर सकता है. उस ये नंबरिंग से और ये मार्किंग से, जीआर, पीसीआर, ओसीआर से हम पता लगा लेते हैं कि केस करने वाला कौन हो सकता है. इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और कहां पर हुआ है ये पता लग जाता है.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट हो गया, जैसे अलग अलग टाइप का जुरिडिक्शन का कोर्ट कौन सा है? सर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम कहते हैं, रिट और पिटीशन हमारे यहाँ जो केस आएंगे सारे पर आएंगे, आ जाएंगे, वो भी इसमें है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है, और डिफरेंट ट्रिब्यूनल इंडिया में जो है बहुत तरह के ट्रिब्यूनल। तो अपने जो केवीएस के अंदर बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनके लिए कौन सा ट्रिब्यूनल है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको इन शॉर्ट कैट कहते हैं, कैट जिसका प्रिंसिपल कैट, जिसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो है दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच दिल्ली। कैट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस प्रिंसिपल बेंच, एक ही प्रिंसिपल बेंच होता है जो कि दिल्ली में है, वही उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, चाहे वो जजेस की ट्रांसफर और पोस्टिंग वगैरह सारा जो होता है। अब हर स्टेट में कैट की ब्रांचेस भी नहीं है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत तरह का वेरियस कमीशन है यहाँ पर अपने आप इंडिया में, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। आपको इससे वास्ता पड़ सकता है क्योंकि आप स्कूल में जब बच्चों से डील करते हैं, आजकल बच्चों से रिलेटेड कोई कंप्लेन थ्रू मतलब पेरेंट भी आते हैं, तो बहुत जगह पेरेंट इसको भेज देते हैं, कंप्लेन करते हैं, कहाँ पर? तो एनसीपीसीआर में करते हैं, और वो भी बुलाते हैं उनको, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनको भी हमें जवाब देना पड़ता है, और उनको भी वही सब पावर है जो क्वासी जुडिशियल जो पावर होता है, समझने वगैरह का सारा पावर है। लोक अदालत है, लोक अदालत जो अलग अलग स्टेज पर, डिस्ट्रिक्ट में जो लोक अदालत होती है डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, DLSA उसको कहते हैं। स्टेट लेवल पर जो होती है स्टेट सालसा, SLSA स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसी तरह नेशनल लेवल पर जो है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये होती है। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत का बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है समझने का। लोक अदालत में जो भी फैसला होता है वो कंटेस्ट नहीं होता है। कोई केस या कोई मुकदमा आया तो वहां पर दोनों पक्ष के सहमति से जो निर्णय होता है वही निर्णय होता है, जो दोनों पक्ष को मान्य होता है वही जो वहां पर ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाता है, इशू किया जाता है, दोनों पक्ष को बैठाया जाता है। कंसिलिएशन की प्रोसेस होती है। कंसिलिएशन के लिए आजकल तो अलग अलग मतलब हाई कोर्ट भी करती है, सुप्रीम कोर्ट भी करती है, उनका अलग बना देते हैं, जिसमें प्राइवेट एडवोकेट भी रहते हैं जो केवल उसके एक्सपर्ट होते हैं, एनजीओ के भी मेंबर होते हैं। लेकिन लोक अदालत के लिए बेसिक है, यदि कोई लोक अदालत में आपका कोई मामला, इवन आजकल हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं कहीं कहीं, तो एक बार सेटल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने एक आदेश के तहत ही इसको स्थापित किया है, और उसमें ये उसको पावर वेस्ट किया है कि कोई भी डिसीजन जो किसी भी कैपेसिटी का लोक अदालत हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो जिला में जो लोक अदालत ही क्यों ना हो, यदि किसी मामले में उसका निर्णय आ गया उस पक्ष के बीच में, तो वो दोनों पक्ष भविष्य में, दोनों में से कोई भी पक्ष यदि चाहे कि इस निर्णय से अलग हो के हम कहीं और अपील, रिवीजन, रिव्यू फाइल करें, चाहे वो हायर लोक अदालत ही क्यों ना हो, तो वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पावर जो है सो लोक अदालत को दिया गया है। मतलब एक बार यदि उसमें डिसीजन हो गया, दोनों पक्ष ने सहमति व्यक्त कर दी और सिग्नेचर कर दिए, तो फुल एंड फाइनल है फॉर एवर। तो ये चीज हो गया लोक अदालत का, ये बहुत ही स्पेशल पावर है जो बहुत काम का है, किसी किसी मामले में आपको बहुत मदद कर सकता है ये जानकारी। और बाकी एग्जीक्यूटिव कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जैसे डीएम का अपना वो कोर्ट लगाते हैं, एसडीओ भी कोर्ट लगाते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट से हमें भी काम पड़ता है। जो कैट में जो केस हमारे होते हैं, जो फॉर्म ऑफ रिट हो सकता है या ओरिजिनल पिटिशन हो सकते हैं, कैट में जो हमारे आएंगे आगे, तो उसके अगेंस्ट में हम कैट के सिंगल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में डबल बेंच में जा सकते हैं। मतलब किसी एक जज के बेंच ने कैट में यदि कोई निर्णय दिया तो हम उस डबल बेंच में जा सकते हैं, या
नहीं तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में के जो डिसीजन के खिलाफ हम जो हमारा एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट उसमें जा सकते हैं। ये चैनल है हमारा, 3 चैनल है, कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ग्राम कचहरी जो अपना सिस्टम है उसमें जो लोअर सबसे लोअर लेवल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो ग्राम कचहरी को भी बेस्ट है। सबका अपना अपना वो पावर का जो है सो जैसे पैसे के ऊपर लिमिट है कि ये इतने तक के मामले सुन सकते हैं, इससे ज्यादा के होने पर उनका पावर नहीं है। हायर एसडीओ कोर्ट को या डीएम के कोर्ट को, इस तरह से पावर भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग कोर्ट। Who can file a court case? Any individual aggrieved person can file. Jurisdiction of court बता दिया, हाँ लोअर कोर्ट कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सर्विस मैटर केस टू बी फाइल्ड इन कैट, हमने बताया। मेजर टू बी अडॉप्टेड फॉर रिड्यूसिंग द कोर्ट केस पर्टिकुलर इन केस। केवीएस में जो इतने कोर्ट केस का फ्लो बढ़ रहा है और मैन पावर तो आप देखते हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, हमारे मैन पावर अकॉर्डिंगली उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं जैसे होने चाहिए। रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस थोड़ी स्लो है। तो इसमें भी हमारे हेडक्वार्टर ने मतलब अलग अलग प्रोविजन इन्होंने किए हैं, प्लेटफॉर्म दिए हैं। चलिए क्या है कि रिड्यूस करने के लिए ग्रीवांस को, तो रीजनल ऑफिस में ग्रीवांस ऑफिसर होते हैं, आप लोग जानते होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जहाँ पर हैं तो ग्रीवांस ऑफिसर होते हैं, कहीं और भी लोग हो जाते हैं। तो ग्रीवांस और रीजनल ऑफिस में ग्रीवांस को सुनने के लिए शिकायत निवारण दिवस सेकंड सैटरडे को रखा जाता है और उसमें जो ग्रीवांस आते हैं उनको प्रायोरिटी लेवल में, प्रायोरिटी में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि कोई ग्रीवांस है आप थ्रू एसएनडी डेफिनेटली, आप यदि स्कूल में हैं तो प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करा के परमिशन लेकर आप रीजनल ऑफिस में सेकंड सैटरडे को जो कि शिकायत निवारण दिवस होता है, आप अपने ग्रीवांस को एसएनडी में आप रख सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो क्या है ऑडिट अदालत, उसी लाइन में ऑडिट अदालत, हमारे जो अकाउंट्स के लोग होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग मिलकर बीच बीच में ऑडिट अदालत लगाते हैं। तो ऑडिट अदालत लगाने का भी पर्पस ये होता है कि जो कुछ ऑडिट में की टीम ने पॉइंट आउट किए हैं, जो पैरा बनाए हैं, तो जो मतलब ऑडिट अदालत के माध्यम से सॉल्व होने लायक है। जैसे कोई मान लीजिए रिकवरी है, रिकवरी तो पैसा यदि हम रिकवर हो गया तो खत्म हो गया। उसमें जो सीरियस इरेगुलरिटी है, सीरियस इरेगुलरिटी को तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फिर होता है और उसको ऑडिट अदालत के थ्रू हम सॉल्व नहीं करते हैं नॉर्मली, वो उसमें हो नहीं पाता है। तो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम ग्रीवांस को सेटल कर सकते हैं। और केस जब होता है तो हमने अक्सर हमें पैरावाइज कमेंट्स देने पड़ते हैं। कभी कभी स्कूल लेवल पर कोई घटना होती है, कोई केस फाइल होता है तो उसमें भी पैरावाइज कमेंट्स हम लोग स्कूल से भी मांगते हैं। तो एक्चुअली पैरावाइज कमेंट्स है क्या, तो पैरा है क्या, तो आप देखेंगे कि जो प्लेंट है, जो कोर्ट केस बनती है तो उसकी कॉपी जो फाइल होती है, हाई कोर्ट में यदि फाइल होगा तो 5 कॉपी फाइल किया जाता है। फाइल कैट में 3, तो उसमें कहीं कहीं पर 4.1 एंड ऑनवर्ड जो होता है ना पारा, उसकी रिप्लाई हम लेते हैं और उसको सबमिट करते हैं। तो उसमें उसी का वो पैरावाइज कमेंट्स बनता है 4.1, और कहीं कहीं पर जो बनते हैं तो 5.1। ये आप उसको समझने के लिए है। बाकी के जो होता है स्टार्टिंग में वो उसके रिप्लाई नहीं बनते हैं। तो ये 4.1 हो सकता है, कहीं कहीं किसी किसी कोड में लोग फाइल करते हैं 5.1 पारा से लेके वो पारा जहां तक वो पॉइंट खत्म हो जाता है बस वहां तक ये पैरावाइज कमेंट्स। अच्छा,
ये आपने सुना होगा कि जजमेंट पास हो गया, कहीं कहीं लिखते हैं कि ऑर्डर पास हुआ। तो जजमेंट और ऑर्डर में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जजमेंट जजमेंट में जो है, जजमेंट कि वो क्या कहते हैं, मतलब नीले नीला रंग का पेपर होता है, उनका पेपर होता है, तो जजमेंट पेपर एक्चुअली उसको बोला जाता है। उस पर जो ऑर्डर डिलीवर किया जाता है, वो जजमेंट पेपर पर जो ऑर्डर होता है वो जजमेंट कहलाता है। और जजमेंट होने के बाद उसमें फिर फर्दर ऑर्डर का कोई स्कोप नहीं होता है, या फर्दर उसमें कोई मतलब पिटिशन उस पर मतलब उस कोर्ट के अंदर में फाइल नहीं होता, मतलब फुल एंड फाइनल हो जाता है। ऑर्डर क्या है कि एक जजमेंट होने के दौरान कितना भी ऑर्डर हो सकता है। एक केस आया, बीच में कोई पिटिशन पड़ा, उसको पहले डिस्पोज करते हैं तो वो एक ऑर्डर होता है, फिर कोई पिटिशन पड़ा, उसको डिस्पोज करते हैं वो ऑर्डर होता है। जब वो केस पूरा पूरा खत्म हो जाता है, वो जजमेंट पेपर पर जो टाइप होता है तो जजमेंट कहलाता है। तो बेसिक ये है, तो ये चीज है। लिमिटेशन का उसमें भी हम लोगों ने जिक्र किया था। तो लिमिटेशन वही है, अलग अलग चीजों में अलग अलग लिमिटेशन है। 45 डेज, जैसे ये अपील हैज टू बी प्रेफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन व्हिच ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट डिलीवर्ड। ये 63 का लिमिटेशन एक्ट है। और यदि कोई सिंगल बेंच का कोई ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट जो है अपील डबल बेंच में करना है तो 30 दिन का टाइम मिलता है, तो ये होता है। और हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर का अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लिए 90 दिन मिलते हैं, 90 डेज। व्हाट इज एलपीए? लेटर patent appeal. Letters patent appeal is an appeal to a division bench filed against the order passed by a single judge to the High Court in writ petitions. It is filed under clause 10 of the letters patent. Limitation provided for filing such appeal lies only against order passed in the civil writ petitions. तो ये एलपीए भी आप सुनते होंगे, एलपीए नंबर सो एंड सो। तो ये उससे उस नंबर, ये एलपीए लिखने से ही पता चलता है किस नेचर का ये पिटिशन है और कहाँ पर फाइल हो सकता है। कहना है हाई कोर्ट स्टे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। आप जानते हैं कि हायर अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर लोअर अथॉरिटी उसको मना नहीं कर सकता है। जैसे हेडक्वार्टर से यदि कोई ऑर्डर इशू होता है तो उसको रीजनल ऑफिस मना नहीं कर सकता है, और रीजनल ऑफिस से कोई ऑर्डर इशू होता है तो उसको स्कूल नहीं मना कर सकता है। तो ये पावर है और उसको मतलब फॉलो करना ही पड़ता है, और यदि फॉलो ना करें तो वायलेशन होता है। और वो वायलेशन क्या, वो ऑर्डर भी यदि लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी ऑर्डर ना माने तो नल एंड वॉइड ही होता है, एप्लीकेबल नहीं होता, इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता है। कैन ए रिट ऑफ अपील बी फाइल्ड विदाउट द कॉपी ऑफ द एग्रीड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? कोई भी रिट फाइल करने के लिए क्या होता है कि नो, बिकॉज अपील फाइल करने के लिए क्या होता है, बेसिक ये चीज है कि जो हमारा जिसके अगेंस्ट में हम अपील कर रहे हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी या ओरिजिनल कॉपी जो भी है वो हमें साथ में लगानी पड़ती है, तो ही वो एडमिट हो सकता है। कैन वी डायरेक्टली फाइल ए केस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? क्या हम लोग सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल कर सकते हैं बिना लोअर कोर्ट में गए? तो उसका एक ही चीज है, यस, ओनली पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपने सुना होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम फाइल कर सकते हैं, वही एक केस है जो हम डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। पीआईएल जस्टिस पीएन भगवती का देन है ये। वो मतलब पीआईएल का जो जनक माने जाते हैं जस्टिस पीएन भगवती, और पीआईएल ने बहुत पावर मतलब जनरल पब्लिक को वो दिए। वो अपनी बात सीधे सीधे एक मुकदमा के द्वारा डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट में जाना ला सकते हैं। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? नॉन कंप्लायंस ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि कोर्ट का कोई आदेश ऐसा हो गया कि ये आदेश दिया जाता है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना दिन का समय दिया जाता है, किसी भी समय नहीं भी दिए जाते हैं, तो यदि उसका आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो जो पिटिशनर है कोर्ट को बता सकता है कि आपका ये आदेश था, आपने ये डायरेक्शन दिया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उसमें कंटेम्प्ट का मुकदमा कोर्ट शुरू कर सकती है। कंटेम्प्ट का फैसला कोर्ट स्वयं भी ले सकती है या पिटिशनर के द्वारा कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करने का भी ले सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट इम्पोजिंग बाय कोर्ट ऑफ लॉ? कॉस्ट इम्पोजिंग आपने सुना होगा, कोर्ट ने कोई ऐसा मुकदमा, एक मुकदमा आया था कि मैं
रांची में महेंद्र सिंह धोनी के अगेंस्ट में किसी लॉयर ने फाइल कर दिया था कि उनका जो घर बना नया, तो उसमें जो स्विमिंग पूल है वो बनने के कारण जो है सो वाटर लेवल जो है जहाँ उनका मकान है वो डाउन हो गया। क्यों? पब्लिसिटी स्टंट के लिए कोर्ट ने उनको कॉस्ट इम्पोज कर दिया 1 लाख रुपया वकील साहब पर। तो मतलब आप कोर्ट का टाइम फालतू अटेंशन लेने के लिए आप मिसयूज नहीं कर सकते, तो इसलिए कोर्ट कॉस्ट इम्पोज कर दिया आपको ये पैसे तुरंत जमा करना है, जो कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वो उसमें जमा करानी पड़ती है। तो या कोर्ट का आदेश करने के लिए आप जिसके अगेंस्ट में किए उन्हीं को आ जाएंगे तो कोर्ट कर सकती है, नॉर्मली कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होगी। तो ये होता है कॉस्ट। जुरिडिक्शन का बता दिया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉज ऑफ एक्शन? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि कोई जो केस ओरिजिनेट होता है, ये केस करने का जो कारण है, कुछ तो कारण होगा, कैसे आप केस कर रहे हैं। हमारा ये कारण है, ये मेरा डिमांड है, ये सेटल नहीं हुआ, हम इसके लिए एप्लीकेशन इस तारीख को दिए थे, इसका रिमाइंडर भी दिए थे, इसका कुछ जवाब नहीं है, या जवाब जो है जो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या इस पर रूल नहीं है, ये कॉज ऑफ एक्शन। इस दिन से जिस दिन हमने पिटिशन दिया उस दिन से या जिस दिन कोई घटना हुआ वो कॉज ऑफ एक्शन, डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वही हो गया। प्रेयर कोर्ट जो हमारे कोर्ट केस फाइल करते हैं, चाहे रीट के फॉर्म में हो या ओएफ फॉर्म में जो भी हो, तो इंटरिम रिलीफ भी देखते हैं कि इंटरिम रिलीफ शॉर्ट लिखा हुआ रहता है। ये क्या है? इंटरिम रिलीफ मतलब क्या है? जैसे हमारा ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हो गया और उसके अगेंस्ट में हमने केस कर दिया। हमने ये किया कि इस इंटरिम रिलीफ में लिख दिया कि जो ये ट्रांसफर ऑर्डर डेटेड सो एंड सो जो है इमीडिएटली जो है सो स्टेट, मतलब हमको तत्काल राहत ये दे दीजिए कि अभी इसको स्टे कर दीजिए, और जो हमारा जो परमानेंटली जो जिसको निरस्त करने के लिए जो है सो आप हमको सुन के कीजिए, लेकिन तत्काल हमको राहत दे दीजिए, स्टे कर दीजिए। तो स्टे क्या है? ये तो टेम्पोररी ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है, तो इसीलिए इंटरिम ऑर्डर। अच्छा, कल नेचुरल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? ये नैसर्गिक न्याय, मतलब जो हम लोग पहले भी आया कि यदि कोई किसी को हम कंटेम्पलेटेड किसी के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, तो उसको हम उसका चार्ज बताएंगे और उसको सुनेंगे थ्रू पर्सनल हेयरिंग, या उसका स्टेटमेंट लेंगे, उसकी पक्ष जानेंगे। तो नेचुरल जस्टिस का यही फॉर्मूला है, यही बेसिक है कि आप बिना सुने, बिना उसका पक्ष जाने कोई निर्णय नहीं कीजिए। उसको एक बार सुनिए, उसका पक्ष जानिए, उसकी बात को समझिए, उसका कोई तभी आप उस पर किसी निर्णय पर नतीजे पर पहुंचे। तो ये हो गया लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये किसी भी में लागू होता है, चाहे तो कोर्ट का केस डिसीजन हो। कोर्ट के केस में भी ऐसा नहीं कि बिना आपको सुने एक्सपर्टी तुरंत कर देता है, ऐसा नहीं करता। बहुत अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए थ्रू एडवोकेट, इन पर्सन, थ्रू ओरल एविडेंस, थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, व्हाटएवर, आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में भी यही है। जब आप बिल्कुल नहीं आते हैं तो एक्सपर्टी डिसीजन भी होते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, और इवन कोर्ट में भी आप, यदि आप नहीं अपीयर होंगे तो आपके बगैर भी सुने वो डिस्पोज कर सकते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि डिफरेंस बिटवीन डोरमेट केस एंड लाइव केस। डोरमेट केस क्या है? डोरमेट केस वो केस है जिस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, जिसमें क्या है, डेट लग रहा है और चूंकि बेंच अवेलेबल नहीं हो रहा है, में क्या है कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, जजेस कम है, तो बहुत सारे केस जो है सो हेयरिंग पर नहीं आ पाते हैं, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, उनको लगता है कि चलो ठीक है, या उसमें एडवोकेट का उतना ये नहीं है, वो भी प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी ये होता है। वो किस हेयरिंग पर आता नहीं है और ऐसे ही पड़ा रहता है, और बहुत लंबे लंबे डेट लगते रहते हैं, तो डोरमेंट स्टेज में तो सोया हुआ है केस। लाइव केस है जिसमें कि रेगुलर हियरिंग हो रही है, उसके स्टेज बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ डायरेक्शंस पास हो रहे हैं, और कंटेस्ट केस है, मतलब उसमें कंटेस्ट हो रहा है पार्टी, तो ये चीज है, फॉलो अप हो रहा है, तो वो लाइव केसेस में आता है। एमए क्या है? मिसलेनियस एप्लीकेशन। मिसलेनियस एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं किसी भी रीट में, हम लोग ये कि हमको जल्दी सुन लिया जाए, जैसे इसके लिए तो मिसलेनियस एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट लिस्टिंग,
जल्दी हमको मेरे केस को लिस्ट किया जाए, मेरा केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर मतलब इसको जल्दी सुनने की आवश्यकता है, तो सुनना ही पड़ेगा। कभी-कभी तो आपने सुना होगा कि जो रात में भी जो अपने घर पर भी कोर्ट बैठती है, जैसा इम्पोर्टेंट इश्यू होता है तो उसमें भी सुनते हैं, छुट्टी में भी सुन लेते हैं। तो इश्यूज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हम लोग जो है सो केवीएस के अंदर में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैट में भी हम लोग फाइल कर सकते हैं, फाइल करते भी हैं। कुछ और चीज़ हमें बतानी रहती है, अलग चीज़, तो उसके लिए भी मिसलेनियस एप्लीकेशन, मतलब मिसलेनियस एप्लीकेशन ही है। आप कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो थ्रू मिसलेनियस एप्लीकेशन हम देंगे कि इसमें हम ये कहना चाहते हैं, इसको भी मेंशन किया जाए या इस पर जो हमारा रिलीफ है उसको देखा जाए। हम किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें हम अपना पार्टी बनना चाहते हैं तो हम भी मिसलेनियस एप्लीकेशन देकर उसमें एक पार्टी हो सकते हैं। ये सब है, अर्ली डिस्पोजल के लिए प्रेयर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। व्हाट इज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट? कभी-कभी हम देखते हैं कि प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट मतलब डिफेंडेंट की जो लिस्ट होती है ना, तो जो लास्ट में जो लिस्ट हो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो जो मेन जैसे जैसे किसी का मार्कशीट से रिलेटेड कोई इश्यू है सपोज, तो उसमें क्या है, सीबीएसई मेन पार्टी है, तो मार्कशीट को ठीक करना किसका काम है? इशू किसने किया है? सीबीएसई ने किया है। सीबीएसई वो एमएचआरडी को बना देंगे, सीबीएसई को बना देंगे, केवीएस को बना देंगे, स्कूल को बना देंगे। स्कूल और केवीएस इसमें कहाँ इन्वॉल्व है मार्कशीट इशू करने में? तो उसमें क्या है हम, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हम वो तो परफॉर्मा डिपेंडेंट है, मतलब हम इस केस को डिफेंड करें ना करें हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। यदि किसी ने हमें उसमें लिस्ट में डाल ही दिया है तो जो मेन डिफेंडेंट है यदि सीबीएसई है, सीबीएसई इस केस को डिफेंड करेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से यदि वो डिफेंड कर ही रही है तो ये जरूरी नहीं कि हमारा एडवोकेट भी उसको डिफेंड करे, हम अपने एडवोकेट को भी उतना पैसा दें और हमारा उसमें कुछ कनेक्शन नहीं है। तो आप ऐसे केस में अपने एडवोकेट को डायरेक्शन दे, क्योंकि कॉपी तो आ जाती है, यदि प्रोफार्मा डिपेंडेंट भी है तो उसकी रिट की कॉपी या ओए की कॉपी आपको सर्व की जाती है, जितने भी डिपेंडेंट हैं सबको। तो एडवोकेट क्या करते हैं, उसका फायदा लेने के लिए, चलो वो चाहे भले ही प्रोफार्मा डिपेंडेंट हो, हम आपके तरफ से वकालतनामा तुमको दिया ही रहता है, हम फाइल कर देते हैं, कंटेस्ट करने लगते हैं, तो उसको रीजनल ऑफिस में जो लोग हैं वो उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं इसको छोड़ दीजिए, या कहीं कहीं ऐसा है कि हाँ कहते हैं ठीक है कर दीजिए, तो वो डिसीजन वो लेते हैं। रिट्स की बात है तो रिट्स जो है, जो 5 तरह के रिट्स होते हैं, तो रिट्स का पावर जो है सो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये फाइल होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जब फाइल होता है तो पिटिशन में ही वो लगाना पड़ता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फाइल कर रहे हैं आप हाई कोर्ट में। बाकी वो कहीं भी फाइल करते हैं वही रिट क्या है, पहला हेबियस कॉर्पस है, इसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बॉडी कंपलसरी, मतलब कहीं आपको गुम नहीं मिलता रहता है या किसी को मतलब उसको अवैध कब्जे में लेके या जिसका कि पुलिस कस्टडी में ले लेती है, बताती नहीं है घर वालों को, वो मिल नहीं रहा होता है, तो उसके उसके मतलब हत्या होने का भी डर रहता है या कुछ ऐसा थ्रेट होता है, तो इस रिट के थ्रू जो है सो सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर करके उनको दिया जा सकता है डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट इसको कि आप उसको प्रोड्यूस कीजिए, सामने लाइए। वो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जिन्होंने उसको डिटेन किया ऐसा बताते हैं, पुलिस को आदेश देती है। बैंडा मास भी है, कोवरेंटो सर्टिफिकेट और प्रोहिबिशन। इससे हम लोग का कुछ ऐसा ये नहीं है, ये इस रेट का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। एफटीसी यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाया जाता है? स्पीडी ट्रायल। फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट में कि जो जितने अपराधी है, पुराना मामला है, जो जिनको सजा ही नहीं हो पा रहा था या जिनके डर से जो कन्विक्शन का नहीं हो रहा था, गवाह हॉस्टाइल हो जा रहे थे, तो उनको सजा दिलाने के लिए, जल्दी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक कोर्ट के लिए जो एक एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई कि आप उसमें सारे गवाहों को जहां भी है उनको लगातार बुलाकर हेयरिंग कराकर डिस्पोजल कराएंगे, तो खासकर क्रिमिनल केसेस में। तो उसका रिजल्ट भी आया है और वो एक अलग केस है, कोर्ट है जिसका नाम ही फास्ट ट्रैक कोर्ट पड़ा है, और उसके जो जजेज होते हैं उनका टेन्योर अपॉइंटमेंट होता है 5 years।
बाद में रेगुलराइज भी वो हो सकते हैं। तो हमने लोक अदालत हमने बता ही दिया है। कैन वी अपॉइंट मोर देन वन एडवोकेट इन ए केस? तो जरूर हम एडवोकेट को एक से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं यदि हमको लगता है कि किसी केस को डिफेंड करने के लिए एक से ज्यादा एडवोकेट का जरूरत है या सीनियर एडवोकेट का जरूरत है, तो हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। If a case defended by two or more counsel, उसके बाद फी हो रखा है। तो फी का क्या है? बेसिक ये बात है कि ये तो रीजनल ऑफिस के लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए उतना नहीं है कि 10 केस जो होता है आइडेंटिकल, यदि 10 केस है तो मतलब केस का नेचर एक ही है और 10 लोगों ने अलग अलग फाइल कर दिया, मान लीजिए रिजल्ट के लिए ही, तो क्या है अलग अलग फाइल किया, अलग अलग समय हम एडवोकेट को फीस देंगे तो सो नहीं रूल्स कहता है कि नहीं। तो 10 केस के लिए एडवोकेट को एक ही केस का फुल फी मिलेगा, बाकी के लिए जो है सो वो पार्ट फी मिलेगा। वो चीज ये आपसे कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, एक चीज आजकल बहुत जैसे आ रहा है लास्ट ये है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है? जैसे इसमें हमने उदाहरण दिया है कि जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं और आपका कुछ सामान गुम हो गया, तो कहाँ गुम हो गया ये आपको मालूम नहीं। आप जहाँ पर उतर गए आपने वहाँ के जीआरपी या वहाँ के थाना में जाके रिपोर्ट कर दी, तो उनको लेना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकते नहीं साहब आपका सामान गुम हो गया या आपका आदमी कहीं गिर गया, वो तो हमारे एरिया में नहीं आता है, उनको वो एफआईआर लेनी पड़ेगी। जैसे अभी सुशांत के केस में भी जो हुआ था पटना में, ऑकरेंस कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, लेकिन पटना में एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है? वो जीरो एफआईआर है। जीरो एफआईआर हो जाता है तो उनकी लायबिलिटी हो जाती है कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ता है। वो ये नहीं है कि रजिस्टर करके सीधे सीधे उसको फॉरवर्ड कर देंगे वहां पर। तो अभी तो कह रहे हैं सीबीआई ने टेकअप कर लिया तो उन्होंने हैंड ओवर किया, इसीलिए वो जीरो एफआईआर के बेसिस पर ही वो जो प्रोविजन है उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करी थी। पवन अब कुछ क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फटाफट। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ बोलिए। हेलो जी सर बोलिए। सर, सबसे लास्ट जो बताया सर ने उसी का एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। जैसे इन्होंने बताया सर ने अभी कि जीरो एफआईआर होती है, तो लेकिन वो तो क्लियरली जैसे जो हुआ था, जो भी काम हुआ था वो मुंबई में हुआ था, लेकिन फिर मुंबई में होनी चाहिए थी एफआईआर, तो फिर लेकिन उसके होम टाउन में कैसे हो गई? बता दें आप, चूंकि वहां पर उसके फादर रहते हैं, उसका अपना घर है, इस हिसाब से वो उन्होंने वहां पर किया। जैसे आप एज ए एम्प्लॉय आप 3 जगह को मेरे कैट में केस कर सकते हैं। तो ये चीज जैसे कहाँ कर सकते हैं? तो आपका जहां होम टाउन है उसके जुरिडिक्शन में जो कैट है आप वहां केस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां आप काम कर रहे हैं, यदि वो दिल्ली छोड़ के कहीं है तो उसके जुरिडिक्शन का जो कैट है वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि आप उस समय प्रेजेंटली, मान लीजिए आप चेन्नई से बोल रहे हैं तो चेन्नई का जो जुरिडिक्शन है कैट का वो, आप रहने वाले मान लीजिए बंगाल के हैं तो बंगाल का जो जुरिडिक्शन है वो, और प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो इंडिया का है वो वहां कर सकता है। तो मतलब 3 जगह चॉइस आपका कर सकते हैं। जी जी सर, ओके। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन था अनिल जी का ही कि डज प्रिंसिपल हैव एनी पावर टू हार्म टीचर स्पीक इन लाउड वॉइस और शाउटिंग? देखो पवन भाई, इसका क्या है ना, ये तो बहुत ऐसा चीज है, प्रश्न है कि हार्म, वो तो डीडीओ है ना प्रिंसिपल। या आप में से भी बहुत लोग बनेंगे जब उस स्टेज में जाएंगे, उस कैपेसिटी में जाएंगे, तो ऐसा कुछ इसका लिखित नहीं है कि लाउड बोलने के कारण पनिश कर दें, ऐसा कंडक्ट रूल्स में नहीं है। लेकिन कंडक्ट रूल्स में बहुत चीज है। क्या आपसे मैंने उम्मीद की जाती है एज ए टीचर, इवन आपका ये चीज जो है सो एजुकेशन कोड में भी है। तो ये बहुत स्लाइट डिफरेंस है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। यदि आपके अच्छे रिलेशंस नहीं है, आप बिल्कुल लड़ाई के मूड में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, या प्रिंसिपल ही बदमाश हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि मतलब ऐसा
किसी भी कारण से हो सकता है, या कभी-कभी ऐसा लोग इंप्रेशन ही बना लेते हैं सुनी-सुनाई बातों पर, तो इस तरह की समस्याएँ आती है। बाकी पावर क्या है, ज़ोर से बोलने से, ज़ोर से बोलने का मतलब क्या होगी? अभी तो क्या है कि आँख यदि किसी ने दिखा दिया, तुमने मुझे घूर दिया, तो ये सब भी उस पर भी मामले बनते हैं। जी तो ये तो हमने देख बहुत के थूक दिया, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव आपने मैटर थूक है। दिया, हाँ। तो ये हाँ, एक जी। क्वेश्चन है पूनम मैडम का, इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टाउन। मैम, जो आप होम टाउन से बात कर रही काम कर रही हैं, और काफ़ी ये पिछले सेशंस में भी सवाल रहा है कई लोगों का कि हम होम टाउन से अभी तक काम कर रहे हैं, पैंडेमिक की वजह से हम वापस नहीं जा पाए हैं, और हम अपने होम टाउन से काम कर रहे हैं, तो हमें क्या सैलरी मिलेगी, या क्या हमारे ऊपर नहीं जाने पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो इसका क्लैरिफिकेशन आ गया है अभी रिसेंटली, लास्ट वीक ही डीओपीटी का ऑर्डर आया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वर्क फ्रॉम होम डज नॉट मीन वर्क फ्रॉम होम टाउन। तो आपको वापस अपने स्टेशन पे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करती हैं, बेशक आप होम टाउन से वर्क कर रही हैं, वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। तो अब ये गवर्नमेंट ने, जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि अभी हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इस केस में क्या होगा, कैसे होगा, उस पर डीओपीटी का एक सर्कुलर अभी लास्ट वीक ही आया है। आज मैं शेयर कर दूंगा अगर मैंने शेयर नहीं किया है तो। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम डज नॉट मीन वर्क फ्रॉम होम टाउन। तो ये उन्होंने अंडरलाइन करके बोल्ड में लिखा है इस चीज़ को, जो कि सभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फुल पावर दे रहा है कि आप उसके अगेंस्ट में सैलरी काट सकते हैं या डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं अगर वो वापस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं स्टेशन पे आके। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी प्रवीण सर भी हैं हमारे साथ। उसमें उसमें जी उसमें एक चीज़ देना चाहते हैं, कि कल जो गाइडलाइंस आए हैं अनलॉक 4 के, उसको भी आप शेयर कर दीजिए। उसमें है कि 50% टीचिंग और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ को विद्यालय बुलाया जा सकता है। जी तो जो विद्यालय तो बुलाया जा सकता है जबकि आप स्टेशन पर हैं। यदि आप स्टेशन से बाहर हैं तो आप विद्यालय कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल। इसीलिए एक क्वेश्चन, यदि अथॉरिटी ने आपको छूट दे रखी है तो वेल एंड गुड, आप इमीडिएट अपने स्टेशन पर आ जाइए। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब है वर्क फ्रॉम स्टेशन जी ओनली। पवन सर, इसी से संबंधित है ना, 26 या 27 जून को भी सभी स्कूलों ने या सभी प्रिंसिपल ने एक ऑर्डर भी निकाला था कि अगर आप लोग होम टाउन हैं तो आप स्टेशन पे आ जाएं, ताकि आपका इंक्रीमेंट का टाइम में जो जुलाई में लगता था लोगों का, और उसी से संबंधित ये था कि अगर आप बगैर इंफॉर्मेशन के आप स्टेशन लीव कर गए हैं तो आप कृपया स्टेशन पे आ जाएं। तो अब अगर वो स्टेशन पे नहीं है और अगर किसी वजह से उनको ऑफिस बुलाया जाता है, एब्सेंट माना जाता है, तो नेचुरल वो प्रिंसिपल के पास पावर है, वो चाहे तो उनकी सैलरी रोक सकता है या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे इफेक्ट हो सकता है। तो स्टेशन पे होना ही चाहिए वैसे तो। जी। और कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट से? सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट थी कि आज जो भी मतलब पीपीटी दिखाया गया और बताया गया, बहुत अच्छा बताया गया। अगर उसको शेयर करें सभी के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको हम रीड करके अपने साथ सेव भी रख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो मैं बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार पवन सबका परिचय तो करवा देते। सर एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता ना, तो हम परिचय लेते नहीं है। हमारे मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें सबकी डिटेल्स मेरे अच्छा पास अच्छा, है। हाँ, कौन किस ओके केवी से ओके। हैं और क्या डिटेल्स है सारे उनकी। रीजन से हैं, चेन्नई रीजन से हाँ ही हैं? सर, नहीं नहीं मिक्स हैं सर, सभी अलग अलग रीजन से हैं। दिल्ली के भी एक दो लोग होंगे, ओके। और कुछ लोग दिल्ली से भी हैं। ज़्यादातर लोग साउथ रीजन से ही हैं। सबसे अच्छा ज़्यादा अच्छा अच्छा। चेन्नई से और हैदराबाद रीजन से और एर्नाकुलम रीजन से हैं। हम्म, हम्म। तो और किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन ख़त्म करते हैं। और आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन है इस इनिशिएटिव का। तो नेक्स्ट टाइम हम सेकंड सीज़न कुछ ऐसा चलाएंगे जिसमें कुछ और नए टॉपिक्स लेंगे। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि सारे सेशंस के वीडियोस अवेलेबल हैं, और हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, या तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो आप मेरे लाइब्रेरी के ब्लॉग पे मैंने एक टैब बनाया है, केपीएस स्टाफ कॉर्नर, जिसके अंदर सशक्त शिक्षक सशक्त संगठन के नाम से एक दूसरा टैब है।
जिसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और जो भी सेशंस हम करते हैं उसके वीडियोस और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करते हैं। कहीं कहीं पे अपलोडेड नहीं होगा, मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है तो वो धीरे धीरे सब अपलोड हो जाएगा। आप लोग मेरा ब्लॉग फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको सारे सेशंस के वीडियो सर्कुलर्स सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कभी भी आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करूँगा। और आई थिंक सर किसी का अभी कोई क्वेश्चन नहीं है इससे संबंधित, तो चलो मैं आपको बहुत बहुत सही। धन्यवाद करता हूँ सर, आपने इतना टाइम दिया, 2 घंटे का सेशन हो गया, 2 घंटे का टाइम निकाला है अपने बिजी शेड्यूल में से और सभी को गाइड किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर कोई पार्टिसिपेंट कुछ बोलना चाहते हैं आज हमारे लास्ट सेशन के डे पे तो प्लीज़ बोल सकते हैं अभी, उसके बाद हम फिनिश करते हैं। फोन की पूरी सीरीज बहुत अच्छी थी और यूजफुल थी। आज सर का खास तौर से मैं स्पेशली थैंक्स कहता हूँ कि इतने अच्छे, इतना टिपिकल सब्जेक्ट्स को इन्होंने इतने अच्छे मैनर से और इस ढंग से पीपीटी के माध्यम से सर ने समझाया और ये काफी यूजफुल भी है, आगे भी हम लोगों के काम आता रहेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रयास था और इसी तरह से आप नेक्स्ट उसमें भी अलग अलग चैप्टर को कवर करें ताकि नए जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके बेनिफिट हो सके। मैं सर का एक बार स्पेशली थैंक्स करता हूँ कि सर ने आप बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पूरी चीज़ें समझाई है जो हमारे लिए आगे के लिए यूजफुल। जी, धन्यवाद भूषण सर। सर प्रवीण सर मैं बताना चाहूँगा, भूषण सर जो हैं वो गुड़गांव रीजन में हैं और केबी नंबर 1 एएफएस गुड़गांव सेकंड शिफ्ट में एज ए एसएस काम कर रहे हैं और सर का पूरा सपोर्ट रहा है पूरे सेशन में, जो भी हमने सेशंस किए सभी सेशंस में पूरा सपोर्ट रहा है और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है इस दौरान। तो इसी के साथ हम आज का सेशन और ये सीरीज जो है ख़त्म कर रहे हैं और मेरे लिए एक मतलब ड्यूटी जैसा बन गया था, बहुत अच्छा लगता था मुझे हर सैटरडे को इसके लिए प्रिपेयर करना और संडे को सेशन कंडक्ट करके, खास करके जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए थे वो 2017, 18, 19 की ज्वाइनिंग है उन लोगों की और 20 की, तो उन सबके हेल्प के लिए मेरा मेन पर्पज़ यही है कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो उसे हमें शेयर करना चाहिए। शेयर और करना। आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक में जैसे एआई केबीटीए का ग्रुप है, मैं एसोसिएशन को दोष नहीं देता बट जो ग्रुप है उसमें आप जब भी खोलिए नेगेटिव चीज़ें आती हैं उसमें कि केवीएस में ये नहीं है, वो नहीं है, केवीएस में ऐसा है, वैसा है। तो मेरा पर्पज़ था कि हम जो भी जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। मेन नॉलेज होगी तो हम सभी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और डिपार्टमेंट के और अपने अच्छे के लिए, अपनी भलाई के लिए और डिपार्टमेंट की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो मेन मेरा पर्पज़ यही था और मैं मेरा सभी पार्टिसिपेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव होके चलिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पॉजिटिव होके चलिए और एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। इसी के बिल्कुल साथ आज का पवन। सेशन, जी सर। नहीं मेरे बहुत अच्छा ये हो गया, सब्जेक्ट सब जो छूट जाते हैं इसी के बहाने मैंने निकाल के देखे, वो पीपीटी वाला वहाँ पर था, वो खोलने पर मिला, बहुत पुराना है, तो ये हो जाता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रेगुलर थोड़ा सा लोगों को ये करना पड़ता है और जितना भी देखो कम होता है और बहुत वास्ट सब्जेक्ट और कोई भी इसमें पूरा कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जब आप केस आपको इंक्वायरी करेंगे तो आपको उसमें भी स्टडी करना पड़ेगा, जो रिसेंट जजमेंट है, रिलीवेंट जजमेंट है, वो देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज पढ़ना पड़ता है। तो लेकिन बेसिक तो बहुत अच्छा है, इतना जानना ही पड़ता है। और एक बात है कि किसी को इस वजह से छूट नहीं दिया जा सकता है कि भाई ये रूल तो मुझे मालूम नहीं था, ये नियम तो मुझे पता नहीं है, चाहे भले वो इलिटरेट क्यों नहीं हो, जो इस धरती पर जो नियम जहाँ पर जो लागू है, जो बनाए गए हैं, तो वहाँ की सरकार ये मानती है कि ये सबको पता है, वो जो वहाँ के नागरिक है।
तो ये बोल सकता है कि चोरी करी एक अपराध है, हम मालूम नहीं कि चोरी, ऐसा नहीं होता है। जो हम नौकरी में है तो हमारे नौकरी से रिलेटेड क्या हमारे नियम है, क्या हमारा व्यवहार होना है, क्या हम उत्तरदायित्व है, क्या अधिकार है, सारे को समझना तो पड़ता ही है। भले सब्जेक्ट हो नहीं हो, बेसिक तो जानना पड़ता है। तो ये आपका जो इनिशिएटिव था बहुत बढ़िया। और धन्यवाद सर। एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है काफ़ी लोगों से कि एनपीएस और टैक्स सेविंग के ऊपर एक सेशन किया जाए, तो मैं एक सप्लीमेंट्री सेशन अरेंज करूँगा जल्दी और सभी को इन्फॉर्म करूँगा इसके बारे में कि हम कब कर रहे हैं। और दूसरा, एक मंजू मैम कह रही है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम कॉल करके या इमीडिएटली अपने किसी सवाल का जवाब ले सकें। तो डोंट वरी मैम, बीइंग ए लाइब्रेरियन इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू आंसर योर क्वेरीज, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, आप कभी भी पूछिए। और मैं, क्योंकि बीइंग ए लाइब्रेरियन इट्स माय जॉब कि किसी भी मेंबर की या एम्प्लॉय की कोई क्वेरी आती है तो मुझे उसे सर्च करके और उसका सही जवाब आपको देना है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, केवीएस में अभी तक नहीं है। आई पवन होप। सर, आई एम ऑल्सो विथ यू। इस यस तरह सर। के पवन सर, आई एम ऑल्सो विथ यू। कोई इस तरह का केस आता है हाँ या जिसमें थोड़ा सा कहीं गाइडेंस जरूरत हो तो मैं भी आपके साथ हूँ। कभी भी किसी भी बिल्कुल। टाइम पे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी आपको। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस एक चीज़ है जो मैं हमेशा सभी से कहता हूँ कि हमें नेगेटिविटी से और नेगेटिव थॉट्स से और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है और बस ढूँढने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं प्रवीण सर का फिर से धन्यवाद करता हूँ और भूषण सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा पूरा सपोर्ट करने के लिए और हेल्प करने के लिए पूरे पिछले 2-3 महीने से। और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। हमारे ओर से पवन, आप सबको भी धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, इतने अच्छे टॉपिक लिए। और एक बार फिर से प्रवीण सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।